अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज अपने सेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इंशाअल्लाह कि एक तो ये मैनेजमेंट के कोर टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, और दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस एंगल से भी है कि हम इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, चूँकि आगे चल के हमने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जहाँ तक सवाल है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जब मैं इस पे बात करता हूँ तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे। देखिए, इसकी क्लासिफिकेशन तीन एंगल से होगी। मैं ज़रा अपनी पिक्चर हटा रहा हूँ यहाँ से डाटा स्ट्रीम बेटर करने के लिए। तो आई एम रिमूविंग माय कैमरा फॉर द टाइम बीइंग। ओके, सो नाउ मैं बात ये कर रहा था आपके साथ कि इसकी जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो तीन एंगल से करेंगे। एक तो स्ट्रक्चर आप देखते हो, जो आज का इशू सबसे पहला है डिपार्टमेंटलाइजेशन। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या सब यूनिट बनाए जाते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट या सब यूनिट्स बनाने के बारहा तरीके हैं। हम इनको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, या बाज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के एतबार से कर देती हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंट जो बना रहे हैं उसके एतबार से। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जियोग्राफिकली ज़्यादा स्प्रेड होती हैं तो जियोग्राफिकल एंगल से कर देती हैं, और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई कॉम्बिनेशन को इकट्ठा कर लेती हैं, हाइब्रिड कर लेती हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हैं। इस तरह काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं इसको हैंडल करने के। फिर इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल के एतबार से है कि एक मैनेजर के अंडर कितने वर्कर होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये भी एक इशू है जिससे क्लासीफाई किया जाता है। फिर एक क्लासिफिकेशन इसकी बिहेवियर के एंगल से है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक हैं, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है जी, या बाज़ फॉर्मल है, बाज़ इनफॉर्मल है। तो इस लिहाज से भी क्लासिफिकेशन की जाती है। मैं आज के इस पहले लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन लेके चल रहा हूँ, इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, के आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट किस तरह से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन में जाने से पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है। कैसा फ्रेमवर्क है? जैसा कि ये देखिए, मेरी इस स्लाइड पे एक फ्रेमवर्क बना हुआ है राइट साइड के ऊपर, जहां मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये एक डायग्राम सी नजर आ रही है आपको। ये एक्चुअली हायरार्की है, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट का क्या है, फ्रेमवर्क है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जो एलोकेट करता है टास्क को। क्या करता है जी? टास्क एलोकेट करता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे टास्क एलोकेशन किस सेंस में मैं कह रहा हूँ। देखिए, बात ये है, वैसे तो टास्क एलोकेशन जिम्मेदारी होती है सीईओ की या किसी भी एंटरप्रेन्योर की जो कारोबार चला रहा है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको देखे कि उसे काम किस तरह से लेना है या उसे काम किस तरह से चलाना है। तो जिम्मेदारी बिजनेस चलाने की ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन के हेड या सीईओ की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारे का सारा काम सीईओ कर पाता तो और चाहिए क्या था। लिहाजा वो सारे काम नहीं कर सकता। अगर वो मार्केटिंग को देखता है तो फाइनेंस को नहीं देख पाएगा क्योंकि काम ज्यादा है। फाइनेंस को देखता है, एचआर रह जाता है। प्रोडक्शन को देखता है तो परचेज रह जाता है। लिहाजा वो क्या करता है, वो अपने कामों को अपने अंडर रखे हुए लोग, अपने नीचे रखे हुए लोग, अपनी सुपरविजन में रखे हुए लोग, सब ऑर्डिनेट्स को ये काम तकसीम कर देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का काम ही ये है कि जो टास्क हैं उनकी एलोकेशन की जाए। लेकिन जब टास्क एलोकेशन की जाती है
तो उस वक्त मेन मसला ये पैदा होता है कि सिर्फ काम देने हैं लोगों को या उन्हें कोई अख्तियार भी देना है। ये तो बात हम पहले भी कह चुके हैं कि जब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसके साथ अथॉरिटी देना जरूरी होगा। कोई भी टास्क एलोकेट करते वक्त अथॉरिटी ना देना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए मैं सीईओ बन जाता हूँ एक फर्म का, और मैं मार्केटिंग का काम किसी के स्पुर्द करता हूँ, प्रोडक्शन का काम किसी दूसरे के स्पुर्द करता हूँ, और परचेज का काम किसी और के जिम्मे लगाता हूँ। ये मैं एलोकेट करता हूँ टास्क। मैं एलोकेट करता हूँ टास्क, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ जहां पे मेरा कर्सर है इसमें। तो मैं टास्क एलोकेट करता हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि थोड़ी देर बाद मुझे फोन आता है मार्केटिंग मैनेजर का, सर डील इतने प्राइस पे हो रही है, कर लूं कि ना करूं। थोड़ी देर बाद परचेज मैनेजर का फोन आता है, सर इतने में ये चीज मिल रही है, खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ी देर बाद प्रोडक्शन मैनेजर का फोन आता है, सर ये इतनी स्पीड से प्रोडक्शन सही रहेगी। आप मुझे बताएं, मैं हर वक्त फोन सुनता रहूंगा? नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि जब मैं टास्क एलोकेट कर रहा हूं तो साथ ही साथ कुछ रूल्स या पॉलिसी बनाकर अथॉरिटी भी डेलीगेट कर दूं, ताकि मुझे बार बार टेलीफोन ना करें, या अपने फैसले अपनी जगह पे ले लें, और मेरा जो ब्रेन है उसको फ्री करें इन मामलात से, ताकि मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, बिजनेस एनवायरनमेंट और बड़े लेवल पे सोच सकूं। लिहाजा मैंने ये करना है कि टास्क एलोकेट करने के साथ साथ अथॉरिटी भी डेलीगेट कर देनी है। तो आप ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क फॉर एलोकेटिंग टास्क। टास्क एलोकेट करना, और टास्क एलोकेट अकेला कभी भी नहीं किया जाता। ऑलवेज डेलीगेट अथॉरिटी विद इट, सो दैट जिसको टास्क दिया है वो डिसीजन भी ले सके, जिसको टास्क दिया है वो डिसीजन भी ले सके। तो हमने एलोकेशन ऑफ टास्क भी कर दी और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कर दी। अब ये दो काम हो गए। तो डेफिनेशन का पहला सेंटेंस मैंने समझा दिया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क फॉर एलोकेटिंग टास्क, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अब दूसरे सेंटेंस में जब जाता हूं तो पहले ही लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज क्यों हो रहा है। देखिए, कभी आपने पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस पे गौर किया हो? पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस मेरे नजदीक चार हिस्सों में तकसीम होती है। एक आर्मी है जो मैदानी फौज है, और एक एयर फोर्स है जो फिजाई ताकत है हमारी। दो हो गई। तीसरी नेवी है जो समंदर में काम करती है, और चौथी इंटेलिजेंस है जो आईएसआई पाकिस्तान का इदारा है। ये चारों का कोऑर्डिनेशन होता है तो दुश्मन को हम ना कुचलने चबवा दे, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। अब इन चारों, देखिए, डिफेंस फोर्सेस को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब मुझे ये बताइए, अगर हम एक वॉर लड़ने जा रहे हैं और हमारी बर्री फौज आगे जा रही है, एयरफोर्स पीछे से आई नहीं, तो दुश्मन तो ऊपर से एयर अटैक करके हमारे फौजियों की जो है वो कह देगा, सर गंजे कर देगा जी, अल्लाह ना करे। अब होगा क्या? होना ये चाहिए कि आर्मी जैसे जैसे मूव करेगी, एयरफोर्स उसके ऊपर शेल्टर देती हुई आएगी, यानी दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा। तीसरी तरफ से नेवी समुंदर की तरफ से ब्लॉक करके दुश्मन को समुद्री रास्ते हमले की इजाजत नहीं देगी, वहां पे दिफा करेगी। अब ये तीनों का कोऑर्डिनेशन हो गया तो फिर मसला हल हो जाएगा। इसी तरह से जो वहां पे हुआ है कि फोर्सेस तीन हिस्सों में तकसीम हुई हैं, ऐसे ही मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही हुआ है कि मेरी फोर्सेस भी चार पांच हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। एक मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, एक फाइनेंस का काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, एक एचआर का काम कर रहे हैं। तो जैसे वहां फौज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ऐसे मेरे डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे तीन बातें हो गई। पहली बात कि ये फ्रेमवर्क है जिसके तहत मैंने टास्क एलोकेट किए हैं, लेकिन टास्क एलोकेट अकेले नहीं किए, साथ मैंने अथॉरिटी भी दी है, तो डेलीगेटिंग अथॉरिटी हुई है। अब मसला ये है कि जब मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हैं तो मेरी फोर्स मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब इनके अंदर मुझे कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटीज को, तो मैंने एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर दिया।
अब जब एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब दो डिफरेंट यूनिट या तीन या चार डिफरेंट यूनिट काम करें, कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे और भाई होगा कैसे, तो उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपस में बड़ा तेज तरार किस्म का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो चैनलाइज करना पड़ेगा आपको कम्युनिकेशन को। अब ये चैनलाइज कम्युनिकेशन दो तरह से होगी, एक ही यूनिट में काम करने वाले हैं तो इंडिविजुअल, और अगर हेड्स में बात हो रही है तो फिर ग्रुप्स, यानी यूनिट्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। तो बस हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जो टास्क एलोकेटिंग का काम करता है, अथॉरिटी डेलीगेटिंग का काम करता है, और फिर जो मुख्तलिफ यूनिट काम कर रहे हैं उनके दरमियान एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और कम्युनिकेशन को चैनलाइज करता है कि आपस में मुस्तकिल बुनियादों पे कम्युनिकेट करते रहें। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये कम्युनिकेशन अफराद में भी होती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी होती है। जब अफराद में होती है तो हम इसको इंडिविजुअल, और जब डिपार्टमेंट में होती है तो हम इसको ग्रुप में कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। तो हम इसको यूं लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क फॉर एलोकेटिंग टास्क, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड चैनलाइजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब आगे चलते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है उसका ताल्लुक इस बात के साथ है कि इनका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा, कौन किसके सामने जवाबदेह होगा, ये क्लियर करना पड़ेगा। कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन अपनी जॉब के सारे इश्यूज किसके साथ डिस्कस करेगा। तो ये है आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो कि आप देखेंगे। दूसरी चीज जो इसके अंदर आएगी वो ये आएगी कि ग्रुप को इकट्ठा किया जाएगा, अफराद को इकट्ठा करके ग्रुप बनाए जाएंगे यानी डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तो पहली बात जो मैंने की वो ये है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा। दूसरी बात जो मैंने की वो ये है कि अफराद को इकट्ठा करके बना दिया ग्रुप यानी डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके क्या बना दी, ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी। तीसरी चीज आ गई कि इन तमाम डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटेग्रेशन बड़ा अहम होगा कि आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, इंटेग्रेट कैसे करते हैं, और आपस में बातचीत किस तरह से करते हैं। ये तीसरी अहम बात है इसके अंदर। अब यहाँ पर हमने आके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझ ली जो कि हमारा पहला काम था। तो आई होप कि यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ आई है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपका काम कहाँ तक, डेफिनेशन की हद तक। अब जो डिपार्टमेंटलाइजेशन मैंने आज पढ़ानी है आपको कि डिपार्टमेंट किस किस तरह के होंगे, वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपको, या बता चुका हूँ, नेम उनके क्लियर नहीं, नेम बता चुका हूँ। वो कैसे, ये देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ाना है आपको, डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ाना है, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, और मैट्रिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड डिविजन्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक एंड मैट्रिक स्ट्रक्चर। ये चार चीजें अभी पहले 1R के लिए चूज की हैं, या पहले इनिशियल आर के लिए चूज की हैं। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन डिस्कस की। अब यहाँ पे जो दूसरा आपके सामने मैंने चीज रखी है वो है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर। आप ये कहेंगे सर लिस्ट में तो इसका नाम आपने रखा नहीं था, यहाँ पर आपने फंक्शनल पहला रखा था। लेकिन बात यह है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर तक डायरेक्ट बिजनेस नहीं जाते। देखिए, सबसे पहले जब कारोबार का कोई भी बंदा स्टार्ट करता है, बिजनेस को कोई भी बंदा इनिशियली लेके चलता है, तो अगर आप बात को जहन में लाएं तो पहले कारोबार छोटे पैमाने पर शुरू होता है, बहुत छोटे लेवल पे शुरू होता है। यानी बिजनेस आइडिया बंदे को जहन में आता है, और बिजनेस आइडिया को लेके वो बंदा चल पड़ता है आगे कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल मैं अपने दोस्त की लेता हूँ कि मेरे दोस्त जो है उन्होंने एक बिजनेस सूझा।
तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने शूज का बिजनेस शुरू किया। तो एक ब्रांड नेम, एक पर्टिकुलर लिया, ब्रांड नेम यहाँ बताना ठीक नहीं होगा चूंकि ये थोड़ा सा एथिकल इशू होता है हमारा। तो उन्होंने एक शूज का जो है ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया और शूज की जो है वो वर्किंग शुरू की। अब इस वर्किंग को जब शुरू किया तो उनके अंडर 2 या 3 या 4 लड़के रख लिए गए। तो अब वो जो है उनकी कोई स्पेसिफिक वर्किंग नहीं थी। किसी लड़के को कोई काम कह दिया कि जाओ जाके ये माल मार्केट में दे आओ, किसी लड़के को कह दिया ये अरेंज करो, ठीक है जी। इस तरह वो शूज का बिजनेस शुरू हो गया। अब ये जो शूज का बिजनेस है, इसके अंदर ये काम शुरू हुआ जी कि पहले तो वो खुद ही मैनेजर बन गए और मालिक भी थे। अब वो मैनेजर भी हैं और मालिक भी हैं, और खुद ही कारोबार को वो सुपरवाइज भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, यानी ओनर भी हैं और मैनेजर भी हैं। तो हर बिजनेस शुरू में ऐसे ही होता है, कोई बिजनेस ले लें, शुरू में ये ऐसे ही शुरू होता है कि मालिक खुद ही बेचारा मैनेजर भी होता है और खुद ही जो है उसका ओनर भी है। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ऊपर मैंने स्ट्रक्चर के ये लिखा है कि मैनेजर is owner of the business and this is early days of a small business। तो जाहिर है एक स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, ठीक है जी। आप जानते हैं ना, अगर एम्प्लॉयज 20 से कम हो तो हम उसे स्मॉल बिजनेस कहते हैं। तो स्मॉल बिजनेस। अच्छा, एक आध मिसाल इसकी और भी दे देते हैं। एक आध एग्जांपल इसकी ये दी जा सकती है कि जैसे आपकी जो रेजिडेंस है उसके करीब कॉर्नर पे एक ग्रोसरी स्टोर है, करियाना स्टोर है या जनरल स्टोर है, वो भी इसकी एक मिसाल है। वहां पे जो मालिक है जिसने वो स्टोर खोला है वो खुद ही उसका मैनेजर है और उसने अपने अंडर 3 4 वर्कर रखे हुए हैं और वो उसको चला रहा है। तो ये भी स्मॉल बिजनेस है और ये भी एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है जहां मैनेजर मालिक खुद है। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह का बिजनेस हम करते हैं तो इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला तो इसमें ये एडवांटेज होता है कि इसमें जो डिसीजन है वो बड़े फास्ट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। चूंकि एंटरप्रेन्योर खुद ही तो मालिक है, उसको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है और टीम भी उसकी छोटी सी है, लिहाजा डिसीजन बड़े फास्ट हो जाते हैं। तो जहाँ इंडिविजुअल डिसीजन लेना हो वो डिसीजन जल्दी हो जाता है, और जहाँ मशवरा करना हो वो डिसीजन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ठीक है जी। तो वो थोड़ा टाइम लेता है, और जहां फर्द ने फैसला करना हो फैसला जल्दी हो जाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। इसी तरह ये मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट भी है। आप कहेंगे सर मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट कैसे है, ये जरा बता दें। देखिए, फर्ज कीजिए कि आप एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं और एक इंडिविजुअल आता है कस्टमर और आके कहता है कि अंकल आपने बड़ा, सॉरी आपको मैंने अंकल कह दिया, वो छोटा सा बच्चा आपको कह रहा है कि अंकल ये आपने यहाँ बड़ी अच्छी चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे सारी, लेकिन मेरी राय ये है कि यहाँ कंप्यूटर की सीडीज भी होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप सीडीज भी ला के रख देंगे थोड़ी सी। ठीक है यार, बिक रही है तो रख दी ला के। कल परसों कोई बंदा आता है, कहता है जी मेरी तो बाइक पंक्चर हो गई है आपकी दुकान पे आते आते, तो आपकी दुकान के बाहर एक पंक्चर वाला भी होना चाहिए, आप पंक्चर वाला भी ला के बिठा देते हैं। क्यों? आपको तो कारोबार से कंसर्न है। तो यहाँ कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बैठने, कुछ नहीं होना, जो कस्टमर ने कहना है वो फौरन उसको रिस्पॉन्स मिल जाना है। तो ये मोर रिस्पॉन्सिव है। जैसे वो टेलर शॉप होती है ना, आप टेलर शॉप पे जाके कहें जी मेरी शर्ट पे ना कॉलर ना लगाना, उसको गला गोल काट देना, तो वो बैसवी गला काट देगा, गोल काट देगा, नहीं लगाएगा कॉलर, उसने तो अपने पैसे बनाने। तो वो अपनी जो आपका दिल चाहे वो करते रहे, क्योंकि बिजनेस जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव टू योर इंटरेस्ट। तो ये हो जाता है, लोग करते रहते हैं इस तरह के काम के जी, जो कस्टमर ने कहा वो कर दिया। तो दो बातें हो गई, एक तो यहाँ फैसले जल्दी हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि आप मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट है, जो कहा जाता है वो फौरन कर देते हैं। अब तीसरा जो है वो है गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस हम कहते हैं जहां पे मुख्तलिफ एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनका मकसद एक हो जाए,
उनका मंजिल, उनकी यूनिटी एक हो जाए, इसको हम गोल कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब जो है वो ये है कि मकसद एक हो। तो देखिए जैसे ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां 4-5 लोग काम कर रहे हैं आपके अंडर। तो कल ईद है तो आप बुलाते हैं सबको, या रमजान शुरू हो रहा है, आप सबको बुलाते हैं, लो भी जरा बात सुनो, कल ईद आने वाली है, तो लो भाई ऐसा है कि लोगों ने आना है हमारे से सवैयां खरीदने और हौजरी का सामान खरीदने आना है, तो ये जरा आगे कर दो, ये पीछे कर दो। तो सारे उसी वक्त समझ जाएंगे और मकसद बिजनेस एक हो जाएगा। गोल कॉन्ग्रुएंस फौरी तौर पे उनके अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि थोड़े से लोग हैं, समझाया और बात समझ में आ गई, तो गोल कॉन्ग्रुएंस हो गया, मकसद एक हो गया। तो ये एक बड़ा छोटा सा समाज है, छोटे सा एक आपका कारोबार है, तो फैसले जल्दी हो जाएंगे। मार्केट में जो कहा जाएगा आप फौरन उससे सुनेंगे, तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे और मकसद भी आपका फौरी तौर पे गोल कॉन्ग्रुएंस भी आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि गुड कंट्रोल की वजह ये है कि आप देखिए, आप बैठे हुए हैं कैश काउंटर पे, एक स्क्रीन है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है कि रफीक कहाँ है, फीका कहाँ है, ठीक है जी, सलीम कहाँ काम कर रहा है। तो जैसे ही कैमरे से को गायब होगा, आप कहेंगे वो सलीम किधर गए हो? सर मैं पानी पी रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ बेटा, कस्टमर आए। तो कहने का मतलब है आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सूरत हाल है, एक एक चीज आपके पेशे नजर है, आप उसको देख रहे हैं। इसी तरह आपका एक क्लोज बॉन्ड भी है उनके साथ। देखिए क्लोज बॉन्ड की जब आप बात करते हैं, तो क्लोज बॉन्ड से यहाँ पे मुराद लेते हैं एक करीबी ताल्लुक। अच्छा, वो करीबी ताल्लुक क्यों होता है, उसकी एक वजह जो है वो ये होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो आम तौर पे जो नियरेस्ट रिलेशनशिप पैदा हो जाता है, उसकी एक वजह ये होती है कि 4-5 लोग जहां होंगे, तो कोई ज्यादा लोग तो हैं नहीं, रोजाना मिलना है, दिन रात मिलना है, इकट्ठे खाना खाना है, तो एक क्लोज बॉन्ड बन जाता है। आपको पता है कि रफीक का मेन मसला ये है कि उसकी वालदा बीमार है, ठीक है जी, सलीम का मसला ये है कि उसकी जो है बड़ी हमशीरा है, उनकी शादी होने वाली है, उसके लिए वो कोई गिफ्ट अरेंज कर रहा है। तो आप रोजाना की बुनियाद पे रफीक से पूछेंगे, रफीक और क्या हाल है बेटा, अम्मा का क्या हाल है, अम्मा जी ठीक ठाक हैं? सलीम से पूछा, बेटा वो क्या बना आपकी वो हमशीरा का, कोई बेटा रिश्ता तय हो गया, क्या हो गया मामला? आप रोजाना उनसे पूछते हैं, अच्छा क्या हालात है, क्या सूरत हाल है, इसलिए आपका उनके साथ एक करीबी ताल्लुक भी जुड़ा रहता है। तो अब इसमें 5 बातें हो गई। पहली बात यह है कि डिसीजन तेजी से होगा, किसी से पूछना नहीं। दूसरी बात यह है कि रिस्पांस जल्दी होगा, मार्केट को जो मार्केट ने कहना है आपने बात सुननी, कस्टमर से आपका डायरेक्ट राब्ता है, उसे जो चाहिए आप जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। और तीसरी बात यह है कि एक गोल कांग्रुएंस भी है कि जो मामलात हैं उसके अंदर मकासद हमारे एक जैसे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इन पे आपका एक क्लोज कंट्रोल है, और उसके साथ साथ इनके साथ आपका एक करीबी ताल्लुक भी है। अब जो साइड में मैंने लिखा है उसको जरा एक दफा पढ़ लेते हैं। देयर इज ओनली वन पर्सन मेकिंग डिसीजन, दिस शुड लीड टू डिसीजन बीइंग मेड क्विकली। एक ही बंदे ने फैसला करना है, फैसला जल्दी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एज सुन एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग आल्टर, द एंटरप्रेन्योर शुड रिकॉग्नाइज इट एंड क्विकली एंड एक्ट क्विकली। जैसे कोई हालात मार्केट के चेंज होते हैं, वो क्विकली एक्ट करता है और फौरी तौर पे रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हमारे जो है करीबी एक स्टिचर साहब है, वो दर्जी है, उसका टेलर शॉप है। तो टेलर शॉप में मैंने क्या देखा कल परसों, कि वो जो शर्ट सिलाने जाता है, कपड़े सिलाने जाता है, उसमें थोड़ा सा कपड़ा बचा के एक मास्क भी उसी कलर का सी देता है। क्यों? उसे पता है कि आजकल कोरोना के दिन है, मास्क हर बंदे को चाहिए, और वो क्या करता है, एग्जैक्टली एक अच्छा सा मास्क सीने का तरीका उसने सीख लिया है, एक मास्क सी देता है। तो ये क्विक चेंज है, लोग बड़े खुश हैं यार। साथ एक तो कपड़े मिलेंगे, एक उस कलर का मास्क मिलेगा, उस मास्क के ऊपर वो अपना टैग भी लगा देता है। क्योंकि देखिए शर्ट की पॉकेट पे जो टैग लगा होता है उसको शायद कोई देखे ना देखे, लेकिन फेस पे तो हर बंदा देखेगा। क्योंकि जब बात होगी तो जाहिर है चेहरे की तरफ देखा है, तो उस चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी, सलीम दीवान टेलर्स। तो सलीम दीवान टेलर्स यूं मशहूर हो रहा है जी अपना, ठीक है। तो ये क्या मार्केट चेंज है जिसको फौरी तौर पर उसने रिकॉग्नाइज किया और उसको उसने समझ लिया। अब उसके बाद है, ए लैक ऑफ चेन ऑफ कमांड एंड स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड मीन दैट एंटरप्रेन्योर हैज
control over the workforce and all decision within the organization is better goal। तो उसकी वजह यह है कि साइज ऑफ चेन ऑफ कमांड बहुत थोड़ा है, एक तो लेयर है, एक मालिक और नीचे नौकर, लिहाजा फौरी तौर पे बातें कम्युनिकेट हो जाती हैं, फौरी तौर पे डिसीजन कम्युनिकेट हो जाते हैं और डिसीजन फौरन हो जाते हैं। इससे ज्यादा कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर। इस बिजनेस के ड्रॉबैक्स भी हैं। देखिए, हर स्ट्रक्चर की खूबियां भी होंगी और खामियां भी होंगी, लेकिन बात यह है कि इन ड्रॉबैक्स का मतलब ये नहीं होता कि हर सूरत होंगे। ये इसलिए बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि ड्रॉबैक जो है वो, अगर आप कोशिश करो कि ये ना हो, हम बता रहे हैं लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना हो। अब आगे आ जाता है डिसएडवांटेज, लैक ऑफ करियर स्ट्रक्चर। ये करियर स्ट्रक्चर नहीं है, नौकरी जरूर है, जॉब जरूर है, इसमें आपको वो है ना मैस्लोस का रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा, लेकिन आगे प्रमोशन होने का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह, जब तक नौकरी करोगे सेलमैन ही रहोगे, ज्यादा से ज्यादा फोरमैन बन जाओगे, इससे ऊपर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि ये छोटा बिजनेस है, इसके अंदर सीटें ही 4 हैं, तो इसके अंदर क्या प्रोग्रेस होनी। इसलिए ये कोई करियर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें प्रमोशन नहीं है। एक तरीका हो सकता है प्रमोशन का, वो ये हो सकता है कि ग्रोसरी स्टोर वाला जो मालिक है उसके साथ कोई रिश्तेदारी जोड़ लें आप, लेकिन बहरहाल उसका ताल्लुक मैनेजमेंट से नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी सोच के साथ है। तो लैक ऑफ करियर स्ट्रक्चर है, कोई करियर स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात यह कि कैपेबिलिटीज ऑफ मैनेजर एंड ओनर। अब बात यह है कि मसला है सारे लोगों के करियर का या सारे लोगों की रोटी रोजी का, रोजगार का, लेकिन डिपेंड करता है कि मैनेजर कितना स्मार्ट है, मैनेजर कितना एक्टिव है, जो मालिक है वो कितना एक्टिव है, खुद ही मैनेजर है। अगर तो वो डिसीजन अच्छे लेता है तो बिजनेस भी सक्सेसफुल रहेगा और वो जनाब आपकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस जो है, जो मैनेजर है उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा। फिर आपके लिए इश्यू पैदा हो जाएगा कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए, किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। तो मैनेजर की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि मैनेजर साहब जो है वो कितने कैपेबल हैं। अगर मैनेजर साहब कैपेबल हैं और वो आपके फैसले ठीक कर रहे हैं, बिजनेस को हालात के मुताबिक चला रहे हैं, तो बस फिर आपकी भी लाइफ बन गई। वो अच्छी तरक्की करते जाएंगे, आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता रहेगा। लेकिन अगर मैनेजर साहब थोड़े ढीले हैं, फैसले वक्त पे करते नहीं और करते हैं तो गलत करते हैं, तो फिर उनकी गलतियों की सजा आपको भी मिलेगी। कारोबार स्ट्रंच हो सकता है, डाउन साइज हो सकता है, बंद हो सकता है, तो जॉब चली जाएगी। तो सब लोगों की कामयाबी का दारोमदार कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर या ओनर पे। एक मसला और है, ये है छोटा बिजनेस। और छोटे बिजनेस में एक बात ये होती है कि डिफिकल्टीज होती हैं इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी। अगर आप बेचने का मौका मिल जाए और कारोबार को ग्रोथ का चांस मिल जाए, तो मसला ये पैदा हो जाता है कि छोटे बिजनेस के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं होते कि वो डाइवर्सिफाई कर सके। कि ठीक है, आप ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं, किसी ने कहा जी कि लें जी सीडीज रख दें, सीडीज रख ली आपने, लेकिन और आपसे कहे कि इसके साथ जरा मोटरसाइकिल से भी रख लें और साइकिल भी रख लें, ट्राई साइकिल भी रख लें, बच्चों की ट्राई साइकिल रख दें, तो शायद आपके पास इतना सरमाया नहीं होगा। एक बात और जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि जो स्मॉल बिजनेस होता है वो बिल्कुल एक छोटे पौधे की तरह होता है। जैसे वो होता है ना, एक वो आप सीड लगाते हैं या आप एक जो है वो उगाते हैं, पनीरी लगाते हैं, पनीरी। तो पनीरी जो है वो क्या होती है, छोटा सा एक पौधा होता है और वो इतना छोटा होता है कि अगर मौसम के जरा से तगय्युरात आ गए, मौसम में कोई बड़ी तब्दीली आ गई, जैसा स्विच चेंज इन द वेदर, लेट से थंडर स्टॉर्म आ गया, आंधी आ गई, लेट से कोई थोड़ा बहुत पानी का फ्लो ज्यादा कर दिया, किसी ने उस दिन पानी ज्यादा लगा दिया, तो ये छोटा सा मासूम सा पौधा मुरझा जाएगा। इसी तरह एक स्मॉल बिजनेस है, जरा सा इकोनॉमी ने
कोई नेगेटिविटी आई, बिजनेस, कई छोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन आए तो कारोबार बंद हो जाते हैं। अभी मैं कल परसों कनाडा में बात कर रहा था अपने मामू के साथ, वो भी आपकी फील्ड के पर्सन हैं। ही इज आल्सो CMA क्वालिफाइड एंड विद आल्सो मेंबर ऑफ ICIWE जो है इंग्लैंड का, और CPA कनाडा से, तो कनाडा में रहते हैं। तो मैं गपशप कर रहा था, इज लिविंग इन टोरंटो। तो मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पड़ोसी जो है वो एक लॉयर है और उसका बेटा भी वकील है। तो मैंने कहा मामू जी क्या हालात है? तो मामू कहते हैं यार बात ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से बंद हुए हैं, और हकीकत बात ये है कि कोरोना वाइंड अप भी हो गया, वो कभी नहीं खुलेंगे, वो शटल बंद ही। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते यार वो मेरा जो पड़ोसी है वो लॉयर है और वो बैंक के केसेस डील करता है। तो वो कहता है इतने ज्यादा केसेस हैं बैंक के कि कारोबार जो है हालात बदलने से छोटे कारोबार बंद हो गए हैं, और वहां पे कारोबार बंद करने के लिए भी एक लीगल वे है, अदरवाइज वो लाइबिलिटीज आपके जिम्मे रहती हैं। हमारे यहाँ भी है लेकिन हमारे यहाँ इतना सख्ती नहीं है। तो वो कहते हैं यार इतने ज्यादा केसेस हैं कि वो मुझे कह रहा था आप भी हमें कोई हेल्प कर दें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई जो बाकी हमारे वकील हैं जो दूसरे केसेस फील्ड के डील करते थे चेंबर में, हमने उनको भी साथ लगाया हुआ कि यार आजकल यही काम करें, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटे कारोबार होते हैं वो जरा सा हालात में कोई नरमी सख्ती आई तो वो फौरी तौर पे बंद हो जाते। तो ये एक बड़ा इनके साथ मसला है। तो हम इसको सम अप कर लेते हैं कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ करियर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर करियर जो है आपका नहीं बनता, जॉब मिल जाती है आपको, और कामयाबी और नाकामी मैनेजर साहब की जाती काबिलियत के ऊपर है। डिफिकल्टी आती है जब ग्रोथ होती है, डाइवर्सिटी होती है, तो सरमाया ज्यादा नहीं होता, और जब बिजनेस फ्लक्चुएशन आते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। ये एक बड़ा मसला है। अलबत्ता एडवांटेजेस में यह है कि स्मॉल बिजनेस होने की वजह से एक ही फैसला साज इंसान है, तो फास्ट डिसीजन हो जाते हैं और कस्टमर जो कहता है उसे फौरी तौर पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गोल कंग्रुएंस भी रहता है, क्योंकि थोड़े से लोग होते हैं तो बात फौरी तौर पे एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, तो ये भी मसला हल हो जाता है। और एक गुड कंट्रोल होता है, एक अच्छा सा कंट्रोल रहता है, और वर्कर के साथ आपका एक करीबी ताल्लुक या क्लोज बॉन्ड रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके क्या है जी, बेसिकली हम ये कह सकते हैं इसके एडवांटेजेस। अब जहां तक सवाल है इसकी अंडरस्टैंडिंग का, तो बजाय इसके कि मैं आपसे पूछूं कितना समझ आया, मेरे ख्याल में मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर इज करेक्ट? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में आप क्या कमेंट करते हैं। आई एम वॉचिंग जी। ऑप्शन चूज कीजिए आप, शाबाश। आमना ने बी ली है, मोइज खान ने बी ली है, फजीहा ने बी ली है, और जनाब तमाम बच्चों ने बी ऑप्शन लिया। आई एम वेरी हैप्पी, यू हैव चूज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन, सो यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, वेरी वेल। जैनुल आबिदीन ने भी ऐसे ही किया है, मंसूर ने भी किया है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ गिलगिती लड़के ने भी ऐसा ही किया है, और फरवा ने भी ऐसा ही किया है। अच्छा बच्चों, अब ये तमाम बच्चों ने ये ऑप्शन लिया तो बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम ये कह देते हैं कि बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये देखिए मैंने भी बी ही लगाया था यहाँ पे, ये आ गया आपके सामने, ये आ गया आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ए क्या है, ए क्यों गलत था, ये भी देख लेते हैं। इट यूजुअली अलाउ फॉर डिफाइंड करियर पाथ, तो करियर पाथ तो इसमें पहले कहा कि नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये तो सिर्फ जॉब है, इसमें कोई करियर ग्रोथ नहीं है। सी इट कैन नॉर्मली कूप विद सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी, तो ये तो बात ही गलत है। डाइवर्सिटी और ग्रोथ आ जाए तो इस बेचारे के पास तो पैसा ही नहीं होता, छोटा कारोबार है। कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बी वीक, नहीं, कंट्रोल ये भी बात गलत लिखी है, छोटा कारोबार है, चंद एक लोग हैं, कंट्रोल तो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर के मामले को वाइंड अप करते हैं
इस बात के साथ कि कल मैं एक सेमिनार सुन रहा था ऑनलाइन, तो कोई बहुत ही बड़े रिसर्चर थे, जैसे किसी जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप के एक बहुत बड़े रिसर्चर हुआ करते थे, डॉक्टर एस एम नकी। डॉक्टर एस एम नकी की एक किताब भी एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ी कमाल किताब है, पाकिस्तान के हवाले से लिखी हुई है। आल्दो की किताब दुखी कर देती है, जो हम जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं इन लोगों को, वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो मेरी एक जमाने में उनके साथ दोस्ती थी, तो मैं और वो दोनों सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, नाम शायद नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे। तो वहां पे एक दफा हमारा तय हुआ था कि एक आर्टिकल हम दोनों मिलके लिखेंगे, डॉक्टर एस एम नकी और मैं। मुझे बड़ा शौक था कि इनके साथ मेरा कोई आर्टिकल छप जाए, उनका नाम बड़ा था, तो मेरे जहन में था कि शायद इनके साथ आर्टिकल लिखेंगे तो वो मैनेजमेंट जर्नल में छप जाएगा, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल में। तो बड़ा शौक था मुझे। लेकिन बहरहाल वो ये हुआ कि डॉक्टर साहब अमेरिका गए, वहां जाके फिर वो वापस बड़ी देर बाद आए। उतनी देर में मेरी डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो चुकी थी। तब तक मैं रिसर्चेस जो पढ़ रहा था वो ज़्यादातर पढ़ रहा था चेंज मैनेजमेंट में, और उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली मेरा जो ज़्यादातर इंटरेस्ट हो गया वो चेंज हो गया रिसर्चेस के ऊपर। तो फिर उसके बाद मेरा ज़्यादातर जो फोकस था वो आ गया कंपैरेटिव स्टडीज करने के ऊपर, डिफरेंट टाइप की, और इकोनॉमिक बिजनेस फाइनेंस जो है, इस्लामिक फाइनेंस पे थोड़ा फोकस हो गया मेरा। एनीवे, चले जी, चलते हैं आगे, चलते हैं जी, एंटरप्रेन्योरशिप का मामला खत्म हो गया। आगे बात करते हैं जी फंक्शनल स्ट्रक्चर। आप कहेंगे सर बड़ी देर लगा दी आपने, फंक्शनल स्ट्रक्चर शुरू में लिखा था, लेकिन बात यह है बेटा कि जब तक बुनियाद ना बनाई जाए ना फिर बात समझ नहीं आती। अब बात हो गई एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, समझ आ गया जी। फर्ज कीजिए वही हमारा जूतों का कारोबार, शूज का कारोबार है, उसी को लेके चलते हैं कि बिजनेस हमारा क्या था, शूज बना रहे थे हम, छोटा सा हमारा इदारा था, 4-5 वर्कर रखे हुए थे, लेकिन कारोबार ग्रो कर गया, बिजनेस ग्रो कर गया। अब बिजनेस ग्रो कर गया, वर्कर हो गए 30, तो ये मीडियम साइज में आ गया। अब मीडियम साइज में आ गया तो इनको कंट्रोल कैसे करना है, तो 30 एम्प्लॉयज एक बंदे के लिए कंट्रोल करने मुश्किल है। तो ये किया गया कि जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ये किया कि 4 लड़के, जो इनमें से एक लड़का बीबीए मार्केटिंग था, उसकी सुपरविजन में देके कहा बेटा तुम्हारा काम है आज के बाद मार्केटिंग करना, ऑर्डर लेके आने हैं और जूते बेचना तुम्हारा काम। एक लड़का जो इंजीनियर तो नहीं था, लेकिन वो होता है ना डिप्लोमा होल्डर, तो उसको हमने प्रोडक्शन हेड बना दिया कि लो जी शूज की मशीनें तुम्हें ले देते हैं, तुम्हारा काम है जूते खाना, सॉरी जूते बनाना, तो तुम जूते बनाओगे, तो वो जूते बनाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह सीएमए क्वालिफाइड एक लड़का था, उसको हमने ज्यादा हाई पे देना पड़ी, अब जाहिर है कुछ पढ़े लिखे लोग भी रखने पड़ते हैं, तो हमने उसको हेड बना दिया डिपार्टमेंट का, उसके अंडर को 3-4 बी कॉमर्स रख दिए, वो सीएमए भी कर रहे थे, इनिशियल कोर्सेज में थे, वो रख के हमने 2 को लड़के एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद एक एचआर डिपार्टमेंट था, उसके लिए खैर बंदा हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो मिल रहे थे वो महंगे थे, तो एचआर एमएस एचआर वाले महंगे पड़ रहे, कॉस्ट बड़ी ले रहे थे। तो हमने वहाँ एक एमएससी इकोनॉमिक्स पकड़ा और उसको कुछ लेबर लॉज वगैरह पढ़ा के उसका, अच्छा बेटा तू अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स का हेड है। अब ये काम हमने तकसीम कर दिए। अब तकसीम कर दिए तो यही जो स्ट्रक्चर था जिसको हमने एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर कहा था, वो चेंज होके क्या बन गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर बन गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये ट्रांसफर हुआ एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारी मेहनत से, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि ये स्ट्रक्चर हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक हम या तो सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम फ्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे ही हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने शुरू करेंगे ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ये फॉलो ही नहीं किया जा सकेगा। भाई जूते बनाते हैं ना, तो जूते मर्दों को भी बना सकते हैं, औरतों को भी बना सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हाँ ये भी है, लेदर से मुतल्लिक बेल्ट्स भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ हम लेडीज पर्स बना सकते हैं, मैन वॉलेट्स बना सकते हैं, ये सब हो सकते हैं चूंकि ये सिमिलर प्रोडक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई कहे कि जनाब जरा ज्वेलरी का कारोबार भी कर लें और साथ ही साथ परफ्यूम बनाने शुरू कर दें या मोटरसाइकिल के टायर भी बनाने शुरू कर दें, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बोर्ड ऑफ, एक ही बंदा जो है वो मार्केटिंग कर दे हमें टायर की भी और जूतों की भी, और एक ही बंदा हमें मार्केटिंग प्रोडक्शन कर दे जूतों की भी और टायरों की भी,
और एक ही बंदा फाइनेंस हैंडलिंग कर ले, जूतों का भी और टायर का भी, ये शायद हो सकता है। लेकिन एचआर भी इस तरह से मैनेज करना या परचेज मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये स्ट्रक्चर उस वक्त तक काम करेगा जब तक हम या तो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाएंगे ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसके मतलब नीचे कुछ सेंटेंसेस भी ऐड हुए हुए हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टुगेदर एम्प्लॉयज डेट अंडरटेक सिमिलर टास्क। तो देखिए, जो मार्केटिंग के लोग हैं ज़ाहिर है मार्केटिंग कर रहे हैं, जो फाइनेंस के लोग हैं फाइनेंस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन के लोग हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस सेंस में जब आप देखते हो तो ये सिमिलर काम ही तो कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कैसे कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ तो नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल ठीक लिखी गई है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी गई है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम ग्रुप कर देते हैं लोगों को और वो बिल्कुल सिमिलर काम करते हैं या सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग के लोग सारे इकट्ठे, प्रोडक्शन के लोग सारे इकट्ठे, ठीक है जी, और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के भी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। लिहाजा ये हमारे जो है इस तरह से काम होगा। दूसरा पॉइंट जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट, ये देखिए जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव आउटग्रोन द एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। तो ये तो पहले कह दिया कि ये उन डिपार्टमेंट में ज्यादा फॉलो किया जाता है जो पहले एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर थे, और इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो या तो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है या एक ही प्रोडक्ट बना रही है। तो ये बात सही है। अब सवाल ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका फायदा क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है हमारे लिए। देखिए, अच्छा बच्चों, तो गिलगिती लड़का मुझे कुछ कह रहा है, मैं उसको देखने लग गया हूँ। कह रहा है सर आप नई ने बीबीए को कहा कि नहीं, नहीं छोड़ो। नहीं समझ आई यार, ये उर्दू इंग्लिश में लिखी हुई है तो मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, चलें हम आगे बढ़ते हैं, आप सवाल दोबारा कर लेना जरा अच्छे अंदाज से, मुझे समझ आ जाए, सॉरी। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज अगर आप देखते हो तो वो क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए बच्चों, अगर मैं एक ही प्रोडक्शन यूनिट लगाता हूं और इकट्ठी परचेज करता हूं, तो मुझे लेदर इकट्ठा खरीदना है जूतों के लिए, और मुझे एक ही जगह मुख्तलिफ जूते बनाने हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। तो टेक्नीशियन तो एक ही रखना पड़ेगा या इंजीनियर तो एक ही रखना पड़ेगा। लिहाजा ये मुझे सस्ता पड़ेगा और कास्ट कम होती जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगी, यानी सस्ता खरीदा जाएगा। और आप जानते हो बच्चों, जब ज्यादा वॉल्यूम में खरीदो तो चीज क्या मिलती है, सस्ती। एक सूट खरीदोगे महंगा पड़ेगा, और अगर जाके किसी कपड़े वाले से कहो कि दो रोल पूरे चाहिए तो फिर एक सूट सस्ता पड़ेगा। इसी तरह चूंकि इकट्ठी परचेज होगी, इकट्ठी प्रोडक्शन होगी, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गए हैं। चूंकि एक यूनिट से ज्यादा काम हो रहा है तो हमें सस्ता पड़ रहा है। दूसरी बात इसमें, जब हम काम ही एक करते हैं, एक तो काम करना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी, उसके स्टैंडर्ड हमें समझ आ जाएंगे। स्पेशलिस्ट ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि सिमिलर स्किल के लोग इकट्ठे होंगे। आप देखिए, अगर मेरे साथ एक बंदा फाइनेंस का हो, एक बंदा एचआर का हो, एक बंदा मेरे साथ आप इंजीनियर रख दें, एक डॉक्टर रख दें, बताएं हम क्या बातें करेंगे, हमारी फील्ड ही मुख्तलिफ। लेकिन अगर सारे मेरी तरह से मार्केटिंग और मैनेजमेंट के लोग होंगे तो फिर हमारी खुशगपियां जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा है। ये वजह है कि कभी हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टरों की गप्पें खत्म नहीं होती, कभी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएं तो टीचरों की आपस में बातें खत्म नहीं होती, और कभी आप जो है चले जाए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो वहां आपस में बैठे एडवर्टाइजर्स की बातें खत्म नहीं होती। उसकी वजह वजह यह है कि उनकी फील्ड सेम है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है,
तो उनके पास बातें करने के लिए बड़े एरियाज मिल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है, चूंकि इकट्ठा खरीदते हो इकट्ठा बनाते हो। स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए हो जाती है चूंकि एक ही तो काम करना है, ज्यादा काम तो करने नहीं है। और फिर एक बात ये कि स्पेशलिस्ट ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं चूंकि वो इकट्ठे रहते हैं। इसलिए जो मैंने साइड में लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रादर देन डुप्लीकेट रोल इन डिफरेंट पार्ट्स, अगर मुख्तलिफ रोल मुख्तलिफ कंपनी की जगह पे होंगे तो महंगे पड़ेंगे। सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप, चूंकि आपने सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप कर दी हैं इसलिए कॉस्ट कम हो जाएगी। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से आउटपुट अच्छी होगी। और पीपल विद सिमिलर स्किल बीइंग ग्रुप टुगेदर एंड सो नॉट फील आइसोलेटेड, उन्हें अकेलापन फील नहीं होगा क्योंकि उन जैसे लोग उनके अंदर बहुत सारे होंगे तो गपशप अच्छी रहेगी। और फिर उसके साथ साथ ये करियर अपॉर्चुनिटी है, ये हमने एडवांटेज क्यों ऐड किया, क्योंकि पिछले एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर में मसला ये था कि वो करियर स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि वहां पे सिर्फ नौकरी है आगे कोई जॉब नहीं है। लेकिन ये तो कम से कम मीडियम साइज बिजनेस हो गया है, इसके अंदर कम से कम 3 लेयर तो हैं। आप सुपरवाइजर के तौर पे शुरू करते हो तो ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते बढ़ते सुपरवाइजर से मैनेजर बन सकते हो, मैनेजर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हो सकते हो। तो कम से कम 3 लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉब तो है, तो इसलिए करियर स्ट्रक्चर तो है। तो ये हो गए उसके एडवांटेजेस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलिस्ट फील बेटर, मोर कंफर्टेबल, एंड क्या कह सकते हैं कि ये करियर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा जी, तो ये है इसके एडवांटेजेस। तो अब जब आप बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो ये डिसएडवांटेजेस पहले भी मैंने कहा कि लाजिम नहीं होते हैं, पढ़ाई इसलिए जाते हैं कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाए तो उसे पता हो कि इस स्ट्रक्चर में ये खामियां हो सकती हैं। और ये आपको पढ़ाया भी इसलिए जा रहा है कि जब आपकी पहली हायरिंग हो तो सबसे पहले आपने मेरे इस सब्जेक्ट को याद करके ये याद करना है कि यार इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये फंक्शन स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ताकि आपको पहले ही पता हो कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस किसके जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला इसका जो खामी है वो ये है कि स्पेशलिस्ट उस फील्ड का है, उसी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया है, वो अपने आप को उसी फील्ड का आलिम, उसी फील्ड का फाजिल, उसी फील्ड का एक्सपर्ट समझता है। तो वो अपने डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट नहीं, अपनी एम्पायर समझता है, अपनी रियासत समझता है। और वो बिल्कुल लाइक नहीं करता कि उसके मामले में कोई इंटरफेयर करे या उसको कोई मशवरा दे, उसके मामले में कोई इंटरफेयर करे या उसको कोई मशवरा दे, ये बिल्कुल वो लाइक नहीं करता, किसी भी सूरत ये काबिल कबूल बात नहीं है उसके लिए। लिहाजा यहाँ पे एक एम्पायर बन जाएगी, रियासत बन जाएगी, और इन रियासती उमूर के अंदर कभी भी किसी दूसरे को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका नुकसान आमतौर पे ये होगा कि आप स्लो रिस्पॉन्स टू चेंज देंगे, चूंकि आपके मैनेजर एक दूसरे के साथ ओपन अप नहीं होते। आपस में एक डिपार्टमेंट में तो बड़ी गपशप होती है, लेकिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गपशप कम होती है। उसकी वजह हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट समझता है अपने आप को, कि अगर मार्केटिंग मैनेजर मशवरा देता है फाइनेंस मैनेजर को तो वो कहता है मैं सीएम में क्वालिफाइड हूँ, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, मेरे से बड़ा आलिम कौन। अब वो अगर मार्केटिंग वाले को मशवरा देता है तो वो कहता है भाई मैं एमबीए हूँ बीबीए हूँ लम्ब से, मुझे तुम क्या सिखा रहे हो। तो एक दूसरे को ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता, इससे स्लो रिस्पॉन्स टू चेंज होता है। तो जो चेंज आती है उसका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा शूज का बिजनेस चल रहा है ना, जिसकी मिसाल हम लेके चल रहे हैं। तो कंपेटिटर ने नया शूज बना दिया, उसके अंदर नए फीचर्स डाल दिए। क्या नए फीचर्स डाल दिए जी, उसने शूज ऐसा बनाया है जिसके अंदर फैन लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। शूज पैर का डालें आप जूते के अंदर, उसके अंदर एक एयर सिस्टम बनाया हुआ उसने, जब आप पैर उठाएंगे उसमें हवा भर जाएगी, जब आप पैर रखेंगे हवा एग्जॉस्ट हो जाएगी। इस तरह आपके सॉक्स में से स्मेल नहीं आएगी और आपके पैरों में पसीना भी नहीं आएगा। ठीक है जी, ये शूज इंडस्ट्री में ही हुआ है, मैंने पढ़ा है, इनोवेशन हुई है ये वाली।
और वैसे भी ये बहुत जरूरी है। आप में से अक्सर लोग तो सॉक्स का जोड़ा ही एक रखा हुआ उन्होंने, दूसरा जोड़ा लगाते ही नहीं है, घर ही पड़ा रहता है, बक्से में ही पड़ा रह जाता है। लेकिन शूज के अंदर इतनी स्मेल होती है सॉक्स के अंदर कि अगर चाहें तो पहन लें, चाहे तो क्लोरोफार्म सुंघाने की जगह वो किसी को सुंघाए, बंदा बेहोश हो जाएगा, इतनी स्मेल है। तो वो बहरहाल ये मसला हल कर देता है शूज, कि शूज जो है वो उठाएंगे तो पैर में हवा भर जाएगी, रखेंगे तो पैर एग्जॉस्ट होएगी हवा, तो वो हवा नहीं उसमें चलती रहेगी और पैर फ्रेश रहेगा आपका। शूज के आगे हेडलाइट लगा देते हैं, लाइट चली जाए, किसी गांव में हम जा रहे हैं हेडलाइट ऑन कर लो, नहीं यार इतनी इनोवेशन सही नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ये पता ही नहीं चला। अब ये क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर था, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह अलहदा काम कर रहा था। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। आप जाके मार्केटिंग वालों को कहेंगे कि यार वो कंपेटिटर ने इतनी सेल बढ़ा दी, तुम कहाँ थे? उसने कहा जी देखे, मुझे तो जो बना के देंगे मैंने वही बेचना है ना, जो बना के दिया था मैंने बेच दिया। प्रोडक्शन वाले के पास जाएंगे, वो कहेंगे यार मुझे आप बताते वो बनाना है, मैं वो बना देता, मुझे तो आपने जो कहा मैंने बना दिया। अकाउंट्स वाले के पास जाएंगे, वो कहेगा जनाब मैं तो कास्ट अकाउंटेंट हूँ, रिपोर्टिंग का यहाँ काम था, मैं तो वो कर रहा था, मुझे आप कहेंगे तो मैं उसकी रिपोर्टिंग कर दूंगा, यार जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ब्लेम कल्चर बन जाएगा, एक दूसरे पे इल्जाम लगने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा फिर क्या किया? हल वैसे इसका हो सकता है, सीईओ को चाहिए कि हर हफ्ते एक कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग रख ले और उसके अंदर R&D को डिस्कस करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे हल नहीं बता रहे, हम तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसके बाद है नॉट कूप अप विद डाइवर्सिटी। चूंकि ये शूज बनाते हैं तो शूज ही बनाएंगे। अगर कोई दूसरी कंपनी मोटरसाइकिल बना रही है तो वो ये तो नहीं बना सकते, चूंकि इनकी तो स्पेशलिटी इसमें नहीं है। लिहाजा ये कूप अप नहीं कर सकते, ज्यादा डाइवर्सिटी को, ये स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। अब जो साइड में मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? मैनेजर ऑफ द फंक्शंस मे ट्राई टू मेक डिसीजन टू इंक्रीज देयर ओन पावर आर जस्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर फंक्शन। मैनेजर ऐसा फैसला करेंगे जो अपने फंक्शन के हक में बेस्ट हो और उनकी ताकत में इजाफा करे, rather than या rather that working in best interest of the company overall, कि ओवरऑल कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें। वो अपने डिपार्टमेंट के एम्स को लेके चलेंगे, कंपनी के एम्स को थोड़ा लेस एड्रेस करेंगे। दिस लीड्स टू एम्पायर बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंक्शंस। इससे होगा ये कि फंक्शंस के दरमियान एक तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और दूसरा जो है उनके अंदर जो है एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। अब ड्यू टू द लॉन्गर चेन ऑफ कमांड डिसीजन विल मेड मोर स्लोली। अब लॉन्गर चेन ऑफ कमांड आ जाएगा तो फिर डिसीजन भी थोड़े स्लो हो जाएंगे। ये डिसीजन फास्ट होते थे एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में, यहाँ पे फैसले स्लो हो जाएंगे। क्योंकि फाइल आगे जाएगी, इशू आगे जाएगा, फिर डिस्कस होगा, फिर फैसला होगा। दिस स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेड टू ऑर्गेनाइजेशन विद विच इज रैपिडली ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रैपिडली ग्रो कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, ये उनके लिए स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है जी, तो वहां ये कूप अप नहीं कर सकेगा, लिहाजा जल्दी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हम फंक्शन स्ट्रक्चर को वाइंड अप करते हैं। फिर बजाय इसके कि मैं आपसे ये कहूँ अच्छा जी कितना समझ आया, आपके सामने एक सवाल रख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज इसमें से ढूंढ दे मुझे। अभी हम देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। मैं कमेंट्स बॉक्स में फिर गया हूं, देखते हैं। जवाब में अभी बात करता हूँ जी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अभी बता देता हूँ आपको। डी, एम्पायर बिल्डिंग, बिल्कुल सही कहा जी, एम्पायर बिल्डिंग इसका जो है मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो उसका एडवांटेज था, लैग तो हो ही नहीं सकता। स्टैंडर्डाइजेशन उसका एडवांटेज था, एब्सेंस हो ही नहीं सकती। स्पेशलिस्ट तो इकट्ठे एक डिपार्टमेंट में आइसोलेशन हो ही नहीं सकती। तो एम्पायर बिल्डिंग ही आता है इसके अंदर। हाँ अलबत्ता कुछ बच्चों के सवाल हैं, मुझे जरा 1 मिनट देख लेने दीजिए। बच्चा उर्तुगल जो है कह रहा है सर ये आप बात करें ABS शूज की। नहीं 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 नहीं। ये ब्रांड जो था ये था जोरो। जोरो इसका नाम था। और ये इसका एक आध शूज मेरे पास भी पड़ा हुआ है, बड़ा कमाल का शूज है। वो पतली नोज वाला जो आगे की तरफ एक लंबी सी नोज सी उभरी हुई थी, इस तरह का शूज है, अभी भी है।
और चूंकि ये जो बंदे जिनका मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे हमजुल्फ हैं, मेरी बड़ी साली के शोहर है, तो वो जो फिर देते हैं वो तो पहनना पड़ता है, तो बीवी नाराज हो जाएगी। तो उनके कारोबार में जो हेल्प चाहिए वो भी करनी पड़ती है भाई, अगर उनकी रिपोर्टें वगैरह ठीक ना करके दो तो घर में अगले कान पकड़ा देते हैं हमारे। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी के एक बच्ची है आमना। आमना बेटी ये कह रही है कि सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता दे। बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होती हैं कि जब हम इकट्ठा खरीदते हैं तो चीज सस्ती मिलती है। आप देखो ना बेटी, आप एक सूट खरीदोगी महंगा मिलेगा, लेकिन आप पूरा थान खरीदोगी तो सस्ता मिलेगा, है ना। इसी तरह हम एक मशीन पे एक चीज बना रहे हैं, अगर सारी चीजें एक मशीन पे बना लें तो कॉस्ट कम आएगी। दो प्लांट चलाने के लिए दो इंजीनियर चाहिए, एक प्लांट चलाने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जवाद बुखारी पूछ रहे हैं कि सर कितने परसेंट सिलेबस हो गया, और मैंने जवाब नहीं दिया, उसने दो दफा कह दिया। सवाल आपने जो किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल आपने जो किया बड़ा दिलचस्प है। अम, इस कोर्स के तीन सेक्शन हैं, ए बी और सी। एक सेक्शन मैंने कवर कर लिया था, दूसरा सेक्शन स्टार्ट किया था। दूसरे सेक्शन में टोटल 5 चैप्टर थे, जिसमें से दो कवर कर लिए हैं, तीसरे पे मैं हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसे कहूंगा कि मैंने 40% कोर्स कवर किया है अभी तक। 40% कोर्स कवर किया है, तो अभी 60% पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं यार, काम तो काफी है अभी, लेकिन यह है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, तो फिर स्पीड भी इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, चल अब काम की तरफ मूव करते हैं। अभी सवाल खत्म नहीं हुए मेरे, अभी सवालों की तरफ गौर करो। एक सवाल और है जो मैंने लिया है किसी लंदन की एक एकेडमी थी, वहां मेरे एक दोस्त पढ़ाते थे, उनसे मैंने लिया था ये सवाल। उन्होंने मुझे एक दफा सेट ऑफ क्वेश्चन भेजे थे वहां से। अब एकेडमी का नाम नहीं बताना, मेरा हाल है ग्लासगो एकेडमी है, कोई ऐसी एकेडमी थी। अच्छा नहीं, बात हम क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे थे सॉफ्टेंस लिमिटेड इज एन organization that manufacture tissue paper. The business in an organization organized into four main department, चार main department है, finance है, marketing है, production है। What type of organization structure does Softsense follow? कौन सा structure Softsense follow करता है? शाबाश। तो सब बच्चे इसको कहेंगे क्या कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो ही इसको कर रही है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है अर्श रशीद ने, हारिस ने, मलिक अब्दुल्ला ने, मोहसिन अब्बास ने, फवाद फरवा अकरम ने, और ऑनर 8C ने, और क्या है, फसीउल्लाह और रहीला बतूल। सब बच्चे सही कह रहे हैं। आमना, सदाकत, दानियाल, मोइज खान, उर्त मंसूर उर्तगल, ठीक है जी, जैनुल आबिदीन, गिलगिती लड़का। तो इन सब ने जो है जवाब ठीक दिया है। थैंक यू बच्चों। इसी तरह का, अच्छा ये जब मैंने पढ़ाया ना, बड़े मजेदारी की बात ये, उसी सेशन में बच्चे पेपर देने गए और ये वाला सवाल आया फिर, ये वाला मैंने रेफरेंस भी लिखा हुआ, ये उस पेपर का, मॉडल पेपर का 19th क्वेश्चन था। Can organization split into 5 different department, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड रिसर्च? और उसका जवाब जो है यहाँ पे डी है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो एग्जैक्ट वही सवाल आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यार मेहनत मारी थी, कहीं से सवाल मांगे थे, अल्लाह ने इज्जत रख ली, वही सवाल पेपर में आ गया। तो बाज बच्चे तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, सर पेपर आपने बनाया या पेपर बनाने वाला आपका दोस्त है। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था, मैंने तुक्का लगाया था, वो लग गया था। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है। अब हमारे जूतों का कारोबार चल रहा था अभी, शूज का। अब हुआ ये जनाब कि हमने, जब पैसा काफी आ गया हमारे पास, हम अमीर हो गए, तो हमारी कंपनी का नाम बन गया हिटाची। हिटाची का नाम बड़ा सुना होगा आपने, कि नहीं सुना कभी? हिटाची कंपनी है, जैसे आप में से अक्सर बच्चे गांव के रहने वाले होंगे, तो गांव जब आप जाते हो तो वहां सड़क बन रही होती है, सड़क बन रही होती है तो वहां रोड रोलर के ऊपर लिखा होता है हिटाची। जो क्रेन मट्टी उठा रहा होता है उसके ऊपर लिखा होता है हिटाची। अक्सर औकात ये जो आप मेट्रो बस पे सफर करते हैं तो उसके ऊपर है वो जो जो एलिवेटर लगा होता है, वो जो सीढ़ी जिस पर खड़े हो जाते हैं, सीढ़ी ऊपर चलना शुरू हो जाती है, बजाय आप स्टेप लें। देखिए वो सीढ़ी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी लगी होती है।
वो शुरू शुरू में जो नया बच्चा यूज करता है उसे उजलत होती है, लेकिन वो बड़ी आसान है। होता ये कि पहले स्टेप पे पैर रखो, कोशिश करो वो जो निशान लगा होता है उसके अंदर पैर आए, आगे चल के वो सीढ़ी बन जाएगी, वही उठा के आपको ऊपर ले जाएगी, आपको चलने की जरूरत ही नहीं। उसके ऊपर भी अक्सर लिखा होता है हिटाची, तो हिटाची बड़े कारोबार करता है। तो हम समझिए हमने हिटाची कंपनी खोली है, और जनाब हिटाची कंपनी क्या क्या बनाती है। देखिए, खाली जूते बनाने से फंक्शनल स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ तीन चीजें बनानी है। एक बनानी है, हाँ, एक दफा मैं एक अजीज थे, उनको छोड़ने स्टेशन गया था, तो वो जो ट्रेन का डिब्बा था ना, उसके नीचे जो शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए थे ना, वो जो पहिए थे उसके ऊपर भी हिटाची लिखा हुआ था। फिर मुझे बताया हिटाची रेलवे के भी पुर्जे बनाता है, रेल के डब्बों कैबिन के शॉक्स बनाता है। और अल्लाह की मेहरबानी से इतनी इनकी ग्रोथ है जी, कि ये लोग रेलवे का जो इंजन होता है ना, उसके अंदर जो मोटर लगी होती है, पावर मोटर, वो भी बनाते हैं। तो जनाब ये इतना कुछ बनाते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है कि यार ये क्या कुछ बनाते हैं। दुनिया में बच्चों ऐसी ऐसी कंपनीज हैं। आपने कैटरपिलर का नाम सुना होगा, अक्सर कैट लिखा होता है एक जूते पे या शूज पे। वो कमबख्त ऐसे शूज है, मेरे पास भी एक है मेरा ख्याल है, वो टूटते ही नहीं है। बंदा तंग पड़ जाता है, क्रिकेट खेलो, जॉगिंग करो, वो टूटते ही नहीं। मैं तो अब इस तरह के जूते लेता ही नहीं हूँ, वो एक दफा ले लो ना टूटते हैं ना नए आते। तो कैटरपिलर, अच्छा वो क्या बनाते हैं जी, 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। 1000 मुख्तलिफ तरह का प्रोडक्ट, जरा सोचें, 1000 मुंह से कहना होता है, 1000+। और उसके अंदर व्हील के बैरिंग की गोलियों से लेकर ये हाथ के यूज होने वाले बॉल पॉइंट्स और मार्कर वगैरह भी आते हैं। इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ बनाते हैं। तो हिटाची तो उसके सामने बच्चा है, लेकिन बहरहाल भाई बड़ा कामयाब बच्चा है। तो क्या क्या बनाता है जी, एक तो हैवी मैकेनिकल क्रेन, उसके साथ साथ जनाब ये बनाते हैं रोड रोलर, तो ये हैवी मैकेनिकल हो गया। उसके अलावा हिटाची जनाब कलर टीवी बनाते हैं, एलईडी टीवी बनाते हैं। उसके साथ साथ जनाब ये वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं घर के लिए, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एयर कंडीशनर बनाते हैं। तो हम इसको होम एक्सेसरीज कहते हैं। और उसके साथ साथ कंप्यूटर के इक्विपमेंट, कंप्यूटर की पावर सप्लाई, सर सॉरी वो नेटवर्क स्विचेस वगैरह, राउटर्स की चीजें, तो इस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट वगैरह ये बच्चे ये बनाते हैं हिटाची वाले, तो क्या ये एक डिपार्टमेंट में बन सकते हैं जी? जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या ये बन सकते हैं जी? तो बच्चा एक कह रहा है कि इलेक्ट्रिक की कंपनी, हाँ यार इलेक्ट्रिक भी है और हैवी मैकेनिकल भी है, ये सारा कुछ ही ये बनाते हैं, बड़ी चीजें बनाते हैं ये। तो आ, हाँ नाम सुना हुआ है ना, वो कंपनी है ही ना हमारे यहाँ, इसके रोड रोलर भी है, क्रेन भी है, तो इसलिए आपने नाम जरूर सुना होगा। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अब्बू, अल्लाह जन्नत नसीब करे, पहला जो कलर टीवी लेके दिया था ना, वो कलर टीवी हिटाची कंपनी का था। और वो कलर टीवी जब हमारे घर में आया था, तो मुझे याद है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था कि एक ऐसा टीवी आया है जिसमें बंदा आता है और उसने जो कपड़े पहने उनके रंग भी आते हैं। अब आप मुझे कहेंगे सर आप पुराने बड़े हैं। नहीं नहीं, इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन कलर टीवी जब बहुत छोटा था तब ये मेरे घर में आया था। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ जाती है कि कंप्यूटर इक्विपमेंट भी ये बनाते हैं। तो ये सारी चीजें एक जगह तो बन नहीं सकती, लिहाजा ये डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं प्रोडक्ट के एतबार से, कि हैवी मैकेनिकल बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग कर देते हैं, होम एक्सेसरीज बनाने वाला अलग कर देते हैं, और कंप्यूटर इक्विपमेंट बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग कर देते हैं। तो इनको अलग अलग जो है वो कर देते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जापान की कंपनी है सर ये, मेरा ख्याल है यार इसमें अब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, कोरियन की भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और आजकल कंपनीज कोई भी है ना, उसके अंदर अमेरिकन की देखने में होती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो इसराइल के लोग हैं जिनको हम जूइश कहते हैं, यहूदी, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए अब वो बोर्ड पता नहीं एक जगह बैठता है, अगर तो जापान में बोर्ड बैठता है फिर आप कह लो कि जापानी है। और बास कंपनी के बोर्ड 2-3 मुल्कों में अलहदा-अलहदा कर दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कोरिया में भी शायद इनका कोई बेस बहुत बड़ा है। लेकिन आई एम नॉट श्योर, वो बहुत ज्यादा नहीं मैंने पढ़ा, वो हम वेबसाइट से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। अच्छा, लेकिन हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जनाब ये मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, जैसे हैवी मैकेनिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, होम एक्सेसरीज बनाते हैं,
और कंप्यूटर इक्विपमेंट बनाते हैं। अच्छा, और भी चीजें बनाते हैं, मैंने 3 ही ली हैं, मैंने कहा मेरी स्लाइड इतनी बड़ी नहीं है, फिर निचले वाले डिपार्टमेंट नहीं होंगे। अब उसके नीचे फिर मार्केटिंग फंक्शन हैवी मैकेनिकल का अलग है जी, होम एक्सेसरीज का अलग है, कंप्यूटर इक्विपमेंट का अलग है। उसके बाद हैवी मैकेनिकल का फाइनेंस अलग है, होम एक्सेसरीज का अलग है, और कंप्यूटर इक्विपमेंट का अलग है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी तीनों का देखिए अलग-अलग है, और परचेज भी होगा, और भी डिपार्टमेंट होंगे, एचआर भी होंगे, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं थी, हमने इतने ही यहाँ पे रखे हैं। इसलिए इसके 3 नाम रखे जाते हैं, याद रखने 3 नाम, आगे जाके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़नी है आपने। अगर ये स्ट्रक्चर आपको सही समझना ना आया तो अगला टीचर कहेगा बशीर साहब ने मैनेजमेंट सही नहीं पढ़ाई। तो पास भले हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान से सुन लो। बात इसमें ये आ जाती है बच्चों के 3 नाम जो है ना इसके, वो कौन कौन से हैं? पहला नाम है इसका डिपार्टमेंट आर नेम विद प्रोडक्ट्स। तो देखिए प्रोडक्ट से नाम से नहीं डिपार्टमेंट लिए जा रहे। हैवी मैकेनिकल, होम एक्सेसरीज, कंप्यूटर इक्विपमेंट, तो जो बनाते हैं प्रोडक्ट, वो ही डिपार्टमेंट का नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके 3 नाम है, 3 नाम कौन कौन से हैं जी? एक तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिविजनल स्ट्रक्चर। एक नाम इसका है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट के नाम से इसलिए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। तो कितने नाम हो गए जी? एक डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर डिवीजन बना दिए गए हैं। हैवी मैकेनिकल का डिवीजन अलग है, प्रोडक्ट का डिवीजन अलग है, और कंप्यूटर इक्विपमेंट का जो है वो अलहदा है। और एक नाम रख दिया हमने प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, बिकॉज प्रोडक्ट के नाम से तो उसके यूनिट चल रहे हैं, लिहाजा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। और एक नाम बड़ा मशहूर है, अगर कॉपी पेंसिल है तो लिख लो, SBUS। SBUS, इसमें आखिरी एस छोटा है। SBUS का मतलब है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। क्या नाम है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो इसके 3 नाम है जी। एक नाम क्या है इसका शाबाश? डिविजनल स्ट्रक्चर। एक नाम है इसका क्या जी? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। और एक नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अच्छा, अब ये 3 नाम है इसके। अच्छा, आप अब कहेंगे सर आप कैमरा ऑन कर लिए। कैमरा इसलिए ऑन कर लेता हूँ, आपको पता हो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कि आप समझे सर कैमरा ऑफ करके माइक किसी और को दे देते हैं, इसलिए मैंने कहा नहीं यार, एक दफा जरा चेहरा दिखा दूं आपको जरा। हाँ जी, कि मैं ही बैठा हूँ इधर, कोई और नहीं है। तो ये कैमरा ऑफ कर देते हैं ताकि डाटा स्ट्रीम अच्छी रहे, और आपको आवाज अच्छी जाए मेरी, और तस्वीर भी अच्छी जाए, मेरी नहीं, स्लाइड्स की। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि ये प्रॉफिट सेंटर्स भी हैं जी। ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो अक्सर औकात इनका रेट ऑफ रिटर्न, इनका मार्केट शेयर और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का आपस में मुकाबला भी करा देते हैं। इसलिए प्रॉफिट सेंटर्स भी हैं, अलहदा अलहदा प्रॉफिट सेंटर्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर अक्कर वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट इनटू सेवरल डिविजन्स। जहां सेवरल डिविजन्स में बांट दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा, एंड ईच वन ऑटोनोमसली ओवरसीइंग ए प्रोडक्ट आर सेक्शन और द ऑर्गेनाइजेशन। और हर कोई ऑटोनोमसली अपने मामलात को देख रहा होगा, इसलिए तो इन्हें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहा है। मुझे बताओ, हैवी मैकेनिकल की मार्केट और है, और कंप्यूटर इक्विपमेंट की और है, होम एक्सेसरी की अलग है। इसलिए डिवीजन लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, इसलिए स्ट्रेटेजिक यूनिट है। क्यों बनाई जाएंगी भाई? हैवी मैकेनिकल में हिटाची का मुकाबला कैटरपिलर के साथ है, मिट्सुबिशी के साथ है, तो लिहाजा वहां पे तो आपको जो है, और जब रेलवे प्रोडक्ट की बारी आती है तो फिर उसके अंदर जो है आपकी जर्मन कंपनियां सीमेंस वगैरह भी आ जाती हैं। तो जनाब इनका मुकाबला वहां पे है, तो वो तो मार्केट ही लेता है। होम एक्सेसरीज में आते हैं तो फिर मिट्सुबिशी आ जाता है, उसके साथ साथ डायकिन आ जाता है, तो वो एक अलग साइड है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग बनेगी। और कंप्यूटर इक्विपमेंट में आते हैं तो आईबीएम आ जाता है, आजकल तो लिनोवो ने वक्त डाला हुआ है, और उसके साथ साथ एप्पल कंप्यूटर शुरू से अपनी एक मार्केट रखता है, तो इसलिए वहां पे अलग आ जाएगा। तो लिहाजा वहां पे हर एक की स्ट्रेटेजी अलग अलग बनेगी, इसलिए ये ऑटोनोमस यूनिट बनेंगे। Each division is likely to have a functional structure with all departments need in order to operate its separate particular market। तो सीधी बात है, हर डिवीजन को अपने फंक्शन अलहदा रखने पड़ेंगे। हर किसी ने माल बेचना है तो हर किसी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हर किसी ने अपना हिसाब किताब रखना है तो हर किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा।
हर किसी ने प्रोडक्शन करनी है, लिहाजा हर एक को अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलहदा करना पड़ेगा। और इस तरह आप ये कह सकते हैं कि डिविजन्स आर लाइकली टू रन एज प्रॉफिट सेंटर। डिविजन्स जो हैं वो प्रॉफिट सेंटर के तौर पे रन होंगे, एंड देयर ऑन रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उनका अपना रेवेन्यू होगा, उनका अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उनका अपने डिवीजन सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रन होगी। और इसीलिए नीचे लिखा है कि ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये डिफरेंट स्ट्रेटेजिक यूनिट्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मोहम्मद जियान कह रहे हैं सर आपकी आवाज पहचानते हैं यार, बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज आप पहचानते हैं, मेरी आवाज तो घर वाले भी पहचान लेते हैं। अच्छा, मेरी आवाज वैसे कॉमन सी है ऐसी, लेकिन चले इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर सही आ जाए बड़ी, ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सब लोगों की आवाज इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतनी अच्छी नहीं होती, बाज लोगों का वोकल जो है ना वो इफेक्ट नहीं होता, बस अल्लाह ताला माफ करे, हो रही सही आ रही आवाज, यही अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बच्चों, अब प्लीज सर रिपीट द अदर टू नेम ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर्स, अदर टू नेम्स ऑफ द। तो एक तो हैवी मैकेनिकल हो गया ना बेटा, तो हैवी मैकेनिकल तो वो बनाता है ना रोड रोलर वगैरह, और एक होम एक्सेसरीज है, वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, और एक कंप्यूटर इक्विपमेंट बनाते हैं जो नेटवर्क वगैरह की चीजें हैं, और उसके साथ साथ कंप्यूटर की एलईडी वगैरह, एलसीडी वगैरह इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सारे। अब बात आ जाती है आपकी, जब हम बात करते हैं जी कि इसके एडवांटेजेस के, एडवांटेजेस की जब बात आती है तो सबसे पहले आ जाती है इनेबल ग्रोथ। भाई इनेबल ग्रोथ क्यों होगी, सीधी बात है, देखो यार, थोड़ा सा हर डिपार्टमेंट को एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक मार्केट दी हुई है, तो अल्टीमेटली वो अपनी स्ट्रेटेजीज अच्छी बना के और ग्रोथ करेगा। और कंपनी चाहे तो और डिवीजन ऐड कर सकती है, पैसा कमाते जाओ डिवीजन बढ़ाते जाओ। ऐसे ही तो कैटरपिलर 1000 प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुंच गया, यही तरीका कार है, कमाते जाओ और आगे मजीद यूनिट्स खोलते जाओ, तो इससे इनेबल होती है ग्रोथ। दूसरा, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट, कि अच्छा जी अगर हैवी मैकेनिकल है तो ये जिम्मेदारी हैवी मैकेनिकल वालों की है, अगर वॉशिंग मशीन का मसला है तो होम एक्सेसरीज वाले को पता है, और अगर कंप्यूटर की एलईडी का मसला है तो आईटी यूनिट जो है उसके पर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका काम है, कंप्यूटर इक्विपमेंट का काम है। और इसमें फर्दर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है, आप शुगर मिल लगा दीजिए, सीमेंट फैक्ट्री लगा दीजिए, और फ्लोर मिल लगा दीजिए, या राइस मिल लगा दीजिए। वैसे आजकल इन चीजों के नाम लेने ठीक नहीं है, हालात सही नहीं जा रहे, पर्टिकुलरली शुगर मिल का नाम लो लोगों को गुस्सा आ जाता है, और फ्लोर मिल का नाम लो तो और गुस्सा आता है। तो भाई मैं ये नाम लेता ही नहीं हूँ, कोई और मिसाल दे देते हैं कि लेट सपोज आप चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाएं, तो एक और यूनिट खोल लीजिए, आप कहते हैं हमने जनरेटर भी बनाने हैं, एक और यूनिट खोल दीजिए। आगे आगे टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कंसेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स। सीधी बात है, जब स्ट्रेटेजी डिवीजन वाइज बन रही है और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज नीचे बन रही हैं, तो ऊपर तो अप्रूवल हो रही है ना, डिस्कशन हो रही है, इसलिए उनके पास स्ट्रेटेजिक इश्यूज को हैंडल करने के लिए बड़े वाजिया तौर पे टाइम बच जाता है, और वो इनको इजीली टैकल कर सकते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? अब आगे इसके ड्रॉबैक, तो इसके देखिए एडवांटेजेस क्या है, ग्रोथ और हो सकती है, जिम्मेदारी हर एक को पता है किसका क्या प्रोडक्ट है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, और फर्दर यूनिट खोल के डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, और हर यूनिट जो है कंसंट्रेट करेगा अपने काम पे, तो टॉप लेवल जो है वो फंक्शनल इश्यूज को छोड़ देगा, स्ट्रेटेजिक लेवल की फोकस करना शुरू कर देगा काम। अब इसके डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है जी? पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल, किसका कंट्रोल लूज हो जाएगा जी? फंक्शंस का। डिफरेंट फंक्शंस है तो जाहिर बात है डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं, जब डिफरेंट यूनिट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो कंट्रोल है फंक्शंस के ऊपर वो बोर्ड का नहीं रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ये एक मसला होगा कि कंट्रोल जो है वो लूज हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज जो इसके अंदर आएगी वो ये आएगी जनाब कि आपका जो है वो यू कैन सी दैट के लॉस ऑफ कंट्रोल के साथ साथ लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस भी हो सकता है। हर यूनिट अपने गोल अलहदा अलहदा बना ले, तो गोल जब अलहदा अलहदा हो जाएंगे, मंजिलें अलहदा हो जाएंगी, तो गोल कॉन्ग्रुएंस कहाँ से आएगी फिर? तो हर एक अपना अलहदा अलहदा जो है वो मामला हैंडल करना शुरू कर देगा, तो गोल कॉन्ग्रुएंस जाता रहेगा, हर यूनिट का अलग अलग सिलसिला बन जाएगा। जैसे सीमेंस को देखें,
तो जनरेटर बनाने में उनकी प्राइस सबसे ऊपर थी, यानी वहां वो आप कह सकते हो प्राइस, हाई प्राइस या क्वालिटी लीडरशिप चला रहे थे। जब मोबाइल इंडस्ट्री में आए सीमेंस वाले, तो वो चीप मोबाइल की इंडस्ट्री में आए, तो हर एक का गोल अलग अलग हो जाता है हर यूनिट का। तो एक कंट्रोल बोर्ड का कम होता है, दूसरा गोल कंग्रुएंस, और दूसरा यहाँ स्पेशलिस्ट आइसोलेटेड फील करते हैं। जैसे मार्केटिंग के 3 बंदे अच्छे हैं, तो यकीनी तौर पे हम एक बंदे को हैवी मैकेनिकल वालों को दे देंगे, एक होम एक्सेसरीज को दे देंगे, एक कंप्यूटर इक्विपमेंट वालों को दे देंगे। इसी तरह हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट, आमतौर पे कोशिश ये होती है फर्म्स की कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स को प्रेफर करें। उसकी वजह ये होती है कॉस्ट अकाउंटेंट हमारी कॉस्ट कम करते हैं, इसलिए हम आमतौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को बनाते हैं। क्योंकि हर नया प्रोडक्ट जब बनता है तो हमारी कोशिश होती है कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, और कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कॉस्ट अकाउंटेंट्स बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए फाइनेंस और अकाउंटिंग आमतौर पे ज्यादा हम इन्हीं को हेड बनाते हैं। तो अगर हमारे पास 3 CM में क्वालिफाइड लोग हों, तो जाहिर बात है हम एक हैवी मैकेनिकल को देंगे, एक होम एक्सेसरीज को देंगे, एक कंप्यूटर इक्विपमेंट वालों को देंगे। हम तीनों एक को कभी भी नहीं देंगे, जबकि वो तीनों शायद दिल से ये चाहें कि वो एक जगह काम करें ताकि रोजाना गपशप करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तीनों अलहदा अलहदा करेंगे, इस तरह उनके अंदर एक आइसोलेशन फील होगी उन्हें कि यार हमें अलहदा अलहदा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो इसलिए तीसरा पॉइंट है स्पेशलिस्ट आइसोलेटेड फील करेंगे। और चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट कैन बी ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खर्चा किसी यूनिट पे डालें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खर्चा किस पे डालें, कि जो पेरेंटिंग की कॉस्ट है वो किस पे डालें, तो ये एक मसला आ जाएगा। तो हर यूनिट ये चाहेगा कि इस कॉस्ट दूसरा बेयर करे। और फिर इसके साथ साथ ये है कि जब आपने फाइनेंस के फंक्शन 3 बनाए तो पेरोल 3 जगह बन रही है, स्टेटमेंट 3 जगह अलहदा अलहदा बन रहे हैं, प्रोडक्शन 3 जगह अलहदा अलहदा हो रही है। एक जगह प्रोडक्शन होती तो लैग इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती, 3 जगह हो रही है, तो एक मोटर 3 जगह बन रही है। हो सकता है वो मोटर रेलवे में भी चल सकती थी, वो मोटर जो है वो जनाब किसी IT प्रोडक्ट में भी शायद लग जाती, लेकिन आप 3 जगह अलग अलग बनाएंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको नहीं मिलेंगी, फिर ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी जो मल्टीनेशनल है वो खुश है, वो कहती है ठीक है कॉस्ट बढ़ने तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलें, मैं आपसे ये पूछता हूँ कितनी समझ आई है। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपके सामने एक सवाल रख देता हूँ। एच लिमिटेड मेक्स वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चों, जब कोई कहीं लिखा हो वैरायटी, कान खड़े हो जाने चाहिए, और जब लिखा हो अनरिलेटेड तो इसका मतलब ये रिलेटेड नहीं है। इंक्लूडिंग बाईसाइकिल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बाईसाइकिल है, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या है, मुख्तलिफ चीजें नहीं है। तो जब इतनी मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। बाकी की स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, शाबाश। तो आप सब ने ए ऑप्शन ली है, दानियाल ने ली है, रहीला बतूल ने ली है, ठीक है, फसीउल्ला ने ली है। तो ये बिल्कुल सही लिया। मोहसिन अब्बास, जैनुल आबिदीन का नाम आज फर्स्ट टाइम आया है, मंसूर अंसारी, उर्तगल, और जनाब मियां अरसलान, सना जावेद, हारिस, कायनात, ये सब बच्चों ने ए ऑप्शन लिया। इट्स अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। यू आर गोइंग गुड, वेल डन जी, वेल डन। अच्छा बच्चों, अब बच्चों यहां तक बात होगी कि ये हमें समझ आ गया है कि ए ऑप्शन। अब चलते हैं इसी की एक एक्सटेंशन की तरफ कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज जियोग्राफिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी अपने डिवीजन प्रोडक्ट की बजाय इलाके के एतबार से तकसीम कर देते हैं। मिसाल टोयोटा की है। टोयोटा गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ करता है आप सब बच्चों को पता है। एक तो हमारे यहाँ पे लाहौर के पास एक प्लांट लगा हुआ है इनका, आई थिंक ये जहाँ चावल बहुत उगते हैं, नारोवाल के करीब कहीं। एक प्लांट इनका इंडिया में है, एक प्लांट इनका मिडल ईस्ट में है, और एक प्लांट इनका जो है जापान में लगा हुआ है, और एक प्लांट इनका यूरोप, और एक प्लांट अमेरिका में लगा हुआ है। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जो डिविजन्स बना दिए हैं ज्योग्राफिकली। अच्छा, वो क्यों बनाए हैं, जाहिर बात है गाड़ी एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट में जो गाड़ी भेजी जाती है उसमें भले हीटर ना हो, एयर कंडीशन बड़ा अच्छा चाहिए। इसी तरह अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में भी हमें वो गाड़ी चाहिए जिसमें AC अच्छा हो। अब यूरोप और स्वीडन, स्वीडिश कंट्रीज के अंदर, या न्यू इंग्लैंड,
अमेरिका के जजीरे के पास जो है, अगर आप उसे देखते हो तो वहां पे वो गाड़ी चाहिए जिसमें हीटर अच्छा हो। पाकिस्तान में वो गाड़ी चाहिए जिसमें दोनों अच्छे हो। तो इसका मतलब यह है कि इलाकाई एतबार से इसको अगर बनाया जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा कामयाब होगा। जैसे आप ये मान लें कि हम जापानीज गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं, लेकिन जो जापानीज गाड़ियों के शौक्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को सूट नहीं करते। मैं बहुत यंग था तो मैंने एक मेहरान खरीदी, तो उस मेहरान के शॉक्स जो हैं वो खराब हुए जाके। अब मुझे याद पड़ता है, ये भी पिछले दिनों उसका इंजन मैंने ठीक कराया उस गाड़ी का। वाइट कलर में थी, मैंने 2005 में ली थी, नहीं अप्लाइड फॉर ली थी। तो जब 2005 में मैंने ली थी तो उसके बाद से मैंने गालबन हमने मिल के, बाद में मेरी वाइफ ने भी ड्राइविंग सीख ली, तो हमने कोई तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर चलाई उस इंजन के साथ जो उसके साथ जेन्युइन इंजन आया था। लेकिन शॉक्स उसके एक दफा खराब हो गए थे। तो मुझे याद है मैंने शॉक्स जो है उसके अंदर जो है वो जेन्युइन की बजाय जापानी डलवा दिए। जापानी महंगे थे, मैंने वो डलवा दिए। मेरा ख्याल था कि शॉक्स और मजेदार हो जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि वो बने थे उनके माहौल के मुताबिक, तो वो हमारे माहौल में सूट नहीं किए। तो इसलिए जियोग्राफिक स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने अपने माहौल के मुताबिक चीज बनाओ और बेचो। अब जियोग्राफिक स्प्रेड का ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखते हो तो यहाँ देखो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न डिविजन्स बने हुए हैं। अब उन डिविजन्स के अंदर मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन है, बल्कि आप कहेंगे सर डायग्राम वही वाला आपने यूज किया है, सिर्फ जहां पे वो था ना प्रोडक्ट्स वहां मैंने इलाके डाल दिए हैं। तो ये जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब जियोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जियोग्राफिकल नाम रखे जाते हैं। एशियन डिवीजन, यूरोपियन डिवीजन, अमेरिकन डिवीजन, एशियन स्पेसिफिक डिवीजन, अफ्रीका, आप कहेंगे अब हमारा नाम नहीं दिया आपका भी ले लेते हैं, अफ्रीकन डिवीजन। तो इस तरह सारे डिवीजन जो है बनाए जाते हैं। अब दिस इज सिमिलर टू डिविजनल स्ट्रक्चर बट इन्वॉल्व ईच डिवीजन कवरिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो जैसे पुलिस स्टेशन होता है ना, एक खास इलाका कवर करता है, इसी तरह ये डिवीजन एक खास इलाका कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, a global economy may be split into different divisions based on the geographic areas. There may be a division that looks after the organization, Asian operation, one that covers Europe and other division for America. तो ये इनका तरीकाकार होता है। अब जो आप सवाल आपने किए हैं लेकिन मेरे पास बोर्ड पे नहीं अभी तक पहुंचे, बस एक मिनट ठहर जाइए, शायद ये थोड़ा सा डिले है, क्वेश्चन आपके जो आते हैं थोड़ा डिले है। अभी रुके हुए हैं, ये जब सवाल कोई 125 आ जाती है ना, ऑप्शन बच्चे कमेंट्स कर देते हैं, तो फिर अगले सवाल जो है स्लो हो जाते हैं। मैं एडमन साहब से बात करूंगा कि दरमियान में एक दफा सारा डिलीट कर दिया करें ताकि नए सवाल सामने आ जाए। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था आपके साथ कि अगर आप इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो देखिए, जो एडवांटेजेस है उसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज है इनेबल जियोग्राफिक ग्रोथ। आप अपने इलाके का खास ख्याल रखोगे तो आपकी जियोग्राफिक ग्रोथ बढ़ेगी इससे। दूसरी बात यह है अलाउ लोकल डिसीजन, आप लोकल डिसीजन अलाउ करोगे। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के एतबार से, इंडिया है तो इंडिया के एतबार से, तो फिर आप क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरिया होगी जी, ये एरिया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर लोकल डिसीजन जो है वो लोकल हालात के मुताबिक होंगे। तो फिर उसका फायदा ये है कि आप जो रीजनल अपॉर्चुनिटीज को भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स जो बनाएंगे वो रीजनल अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक बनाएंगे, और आपको वहाँ की इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट रीजनली जब तैयार करते हो, चलो बर्गर की मिसाल ले लेते हैं, तो मैकडोनल्ड की जो ब्रांच चाइना में है, जो ब्रांच पाकिस्तान में है, या जो ब्रांच अमेरिका में है, तो अमेरिका में पोर्क बर्गर भी बनता होगा। पोर्क बर्गर का मतलब है कि उसके अंदर सुअर का गोश्त डाल दिया जाता है, लोग शौक से वहां खाते हैं। अगर वही पाकिस्तान में किया जाए तो लोग कान पकड़ा के तो नहीं लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है वो बीफ बर्गर और चिकन बर्गर बनता है। अब जब इंडिया जाते हैं तो बीफ बर्गर नहीं बना सकते, क्योंकि गाय के गोश्त को वो खाना हराम समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी मदर है, तो वो जो है वो वहां पे नहीं बन सकता। तो इलाकाई एतबार से अमेरिका में पोर्क बर्गर बिक रहा है, पाकिस्तान में बीफ बर्गर बिक रहा है, इंडिया में वेजी बर्गर बिक रहा है। वेजिटेबल, उसके अंदर वो पोटैटो की एक टिक्की रख दी, बीच में कोई थोड़ी सब्जियां सब्जियां लगा के चलो जी बर्गर बन गया। अब जब चाइना जाते
तो वहां पे डुडू बर्गर बनता है, वहां पे जो है वो क्या कहते हैं, कनकनोल का बर्गर बनता है, स्कॉर्पियो का बनता है, और पता नहीं क्या चूहे का बर्गर बनता है। अच्छा, उसके साथ साथ स्नेक का बर्गर बनता है। चले, आपने कौन सा खाना है, मैं तो बस नाम बता रहा था आपको, आपके इंटरेस्ट के लिए। कछुए का भी बनता है। अच्छा बच्चों, बंदर का भी बनता है। तो बड़े बर्गर बनते हैं वहां पे। उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग फॉर जर्नल मैनेजर्स। जो जर्नल मैनेजर्स जब मुख्तलिफ इलाकों में जब सर्व करते हैं, तो उससे बड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, तो उनकी जो दूसरी एकेडमी थी वो मॉरिशस में खुल गई। तो मॉरिशस में जब बहुत से लोग गए, तो वहां पर उन्हें इंटरनेशनल टीचिंग का बड़ा एक्सपोजर हासिल हुआ। तो ये भी एक चीज आ जाती है, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, उससे आपकी अप्रोच में आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है जी। तो अब देखिए, नीचे का लिखा, प्रोडक्ट डिविजन्स इज जनरली प्रेफर्ड ओवर से ज्योग्राफिक डिविजन्स। Divisionalization when product is relatively complex and require a high cost of capital equipment scale operation, तो हम प्रेफर करते हैं हम जियोग्राफिक स्ट्रक्चर बना ले, पर्टिकुलरली मल्टीनेशनल्स। जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग के सारी प्रोडक्शन चाइना में हो रही होती है आके, जबकि बोर्ड उसका कोरिया में बैठा हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट डिवीजन बन जाते हैं, और मलेशिया में भी वो सारी चीजें बना रहे हैं। अब डिसएडवांटेज इसमें क्या है, वही डिसएडवांटेज है जो डिविजनल स्ट्रक्चर के हैं, क्योंकि है तो डिवीजन ही ना। तो फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता बोर्ड का, जरा कम कंट्रोल होता है, और लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस इसमें भी होगी। और इसके अंदर फिर वो जो है कल्चरल डिफरेंसेस भी आते हैं। अच्छा, अब जो लैक ऑफ कंट्रोल है उसकी एक वजह ये भी है कि फर्ज कीजिए बोर्ड दुनिया में किसी एक जगह बैठा हुआ है, फर्ज कीजिए बोर्ड अमेरिका में बैठा हुआ है किसी कंपनी का। तो अमेरिका में जब दिन होता है हमारी रात हो जाती है, तो दिन और रात का फर्क है। फिर एक बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज में छुट्टी होती है जुमेरात और जुम्मे की, थर्सडे एंड फ्राइडे की। और जो वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर छुट्टी होती है सैटरडे एंड संडे की। तो 4 दिन तो ऐसे निकल गए, जब हमारी छुट्टी है वो काम कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं हमारी छुट्टी, तो 4 दिन निकल गए, पीछे रह गए 3 दिन। उन 3 दिन में भी जब हमारी रात है उनका दिन है, और जब उनका दिन है हमारी रात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेशन ओवर द पर्पस करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लैक ऑफ पोटेंशियल कंट्रोल आ जाता है इसके अंदर। लिहाजा जिम्मेदारियां इलाकाई तौर पे बांटी जाती है। फिर कल्चर की अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, कल्चर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आप देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका में है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में उसकी यूनिट, सॉरी। तो आप जरा देखिएगा कि आपको एक फर्क नजर आएगा कल्चर में, कि मल्टीनेशनल कहती भी हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो डिफरेंट कल्चर्स को समझते हो। कि आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में जो है एक तरीकाकार ये है कि जिससे बात करनी ना उसकी आंखों में देखना है, आंखें डाल के। यानी वो कहते हैं ना, फीस योर आईज, सी इनटू द आईज, बिकॉज दे से आईज आर विंडोज ऑफ सोल, यू कैन पीप इनटू द हार्ट ऑफ अ पर्सन बाय वॉचिंग इन द आईज। दैट्स मीन्स आंखें जो हैं वो दिल की खिड़कियां हैं। अगर किसी के दिल में झांकना है तो उसकी आंखों में देखना पड़ेगा, ये इसका तर्जुमा है। उस एग्जैक्टली exactly। तो वहां वो कहते हैं आई कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए। अगर आई कांटेक्ट लूज हो गया तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। जब एशिया में आते हैं तो कोई फीमेल है तो उसकी आंखों में देखें तो वो कहेगी बड़ा नदीदा आदमी है, क्योंकि यहाँ के कल्चर में औरत और बुजुर्गों के साथ नजर झुका के बात की जाती है। अब ये कल्चर का फर्क है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर होना बहुत जरूरी है, कि आप इन कल्चर्स को समझ सकें। हमें जहाँ तक याद पड़ता है जब हम काम करते थे, तो जब भी हेड ऑफिस लिखते थे कि जी लाहौर में मेला चरागां की छुट्टी होती है, तो वो हमें कहते थे कि इट्स अप टू यू, आपको जो सही लगता है आप कर लो, क्योंकि उन्हें कल्चर की यहाँ की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो दाता साहब के उसकी भी छुट्टी मांग लेते थे हम, और कल्चरल डेज की भी छुट्टियां अक्सर हुआ करती थी, तो वो भी मिल जाती थी बड़े आराम से, और वो कहते थे डिसीजन आपने लेना है। लेकिन यहाँ डिफरेंट कल्चर की समझ होनी जरूरी है। और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मामला है ना बच्चों, वो ये है कि यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अच्छा मैं अभी बताता हूँ। एक तो बात यह है कि
ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मामला है, मल्टीनेशनल की जब भी मैंने बात सुनी है, वो हमेशा जो भी कंपनियां हैं, नेस्ले है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कॉलमैन है, कोक है, पेप्सी है, जब भी बात सुनी वो कहते हैं यार टॉप सीटें खाली, बंदे कोई नहीं। दुनिया में आते हैं, बाहर देखते हैं तो बच्चे कहते हैं सर स्किल्स हैं, जॉब नहीं है। यार ये क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आती। कंपनियां कहती हैं जी सीटें खाली, बंदे नहीं मिल रहे, और इधर बच्चों के पास आओ वो कहते हैं जी स्किल्स बड़ी हैं, जॉब नहीं मिल रही। मसला ये है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिसमैच। मसला ये है बच्चों के आज के जमाने में जो चीज एक्सपेक्ट की जाती है ना, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, भले आपको गुस्सा लगे या आप माइंड कर जाएं। बात यह है कि एक नॉलेज, फाइनेंस है आपका, मार्केटिंग है आपका, जो भी एरिया उसके अंदर आपका इन डेप्थ नॉलेज है, उसमें आपको चैलेंज नहीं पड़ना चाहिए। कोई छोटी से छोटी बात मैं पूछ लूं, पॉकेट सेलिंग क्या होती है, मैं कोई टर्म रख दूं, आपको यूं जवाब आना चाहिए, इस तरह चुटकियों में जवाब। यानी उसकी एक मिथ से लेकर उसकी एक एक चीज टटोल देनी चाहिए। उसकी तमाम, देखिए नेट पे बैठे, वो देखिए व्हाट आर द लीडिंग बुक्स ऑफ रिपोर्टिंग, व्हाट आर द लीडिंग बुक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी जनाब। वो किताबों को तो आपको जंजाल मार देना चाहिए, टटोल देना चाहिए, उसको खंगाल देना चाहिए, तो वो नॉलेज में आपको चैलेंज ना पड़े। ये पहली बात मुकम्मल हुई। दूसरी बात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप राइटिंग करो, आप बोलो, आप कोई बात कम्युनिकेट करो, आपका स्पेल एरर नहीं होना चाहिए, आपका लैंग्वेज एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिक एरर नहीं होना चाहिए। एक्सीलेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कंपनी आपको डिपार्टमेंट देते वक्त इमेज की बिल्कुल फिक्र ना करे कि यार अगर मिस्टर तलहा बैठे हुए हैं तो लेटर सही जाएगा, लेटर गलत नहीं जाएगा। तीसरी बात, डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट होने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। और आज के जमाने में अगर यूरोप जाना है तो भाई कम से कम 3 जबानें आनी जरूरी है। इंग्लिश, फ्रेंच या स्वीडिश, या उसके साथ जो भी नियरेस्ट कंट्री है, 3 जबानें आनी जरूरी है। पाकिस्तान में रहना है, 3 जबानें आनी जरूरी है। इंग्लिश, उर्दू, प्रेफरेबली पर्शियन या अरेबिक आपको आनी चाहिए, फिर आपको काम आ जाएगा। अगर अमेरिका जाना है, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश आनी चाहिए आपको। ये तीनों जुबानें बड़ी जरूरी हैं। कनाडा में भी आपका सर्वाइवल है अगर ये तीनों आपको आती हैं। यूरोप में अगर आप तीसरी जुबान जर्मन है तो वो भी बेहतर है। और तीसरी, चौथी और आखिरी बात, एक बात बढ़ गई, गलती से मर्ज गई होगी, आपकी कंप्यूटर स्किल आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज का जमाना इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जमाना है। कंप्यूटर की स्किल में कहीं भी आपको मार खानी नहीं चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपको जब इसकी ट्रेनिंग दी जाए तो आपको समझ तो आए। तो ये अब सवाल आ गया कि इंडिया का नाम ना लिया करे, गुस्सा आता है। हाँ यार आता तो है, लेकिन पता है क्या, नॉलेज की फील्ड में ना हमें इंडिपेंडेंट होकर सोचना चाहिए। और भले कोई हमारा दुश्मन हो, वो किसी चीज में अच्छा है तो उससे देख लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने कहीं भी उन्हें अच्छा नहीं कहा। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो ये है कि सर आपको कौन सा बर्गर पसंद है। यार मुझे तो जो है ना जिंगर बर्गर बड़ा पसंद है इनका, केएफसी वालों का। उसके अंदर वो जो चिकन पीस है उसके ऊपर जो क्रम्स लगे होते हैं, हाँ हाँ कमाल होते हैं यार, वो मुझे बड़े पसंद है। और फ्रेंच फ्राइज मैं बड़े खाता हूँ। और मेरी फैमिली नाराज होती चूंकि मैं केचप फ्री मिलती हूँ, मैं ढेर सारी केचप भी लेके बार बार केचप लेके आता हूँ, चिलीज वाली, गार्लिक चिलीज वाली, वो खाता हूँ। सबवे पे जाता हूँ तो वहां पे एक दफा बोतल ले लो ना, तो फिर वो ग्लास में जितनी सा मर्जी डाल दो, कुछ नहीं कहते, 3 या 4 फिलिंग देते हैं। तो मैं पहले जाता हूँ मिरिंडा पीता हूँ, फिर मैं पेप्सी पीता हूँ, फिर मैं कोक टीम पीता हूँ। लेकिन बार घर वाले कह देंगे आप पैसे चाहे पूरे कर लें लेकिन आप तबीयत का ख्याल नहीं करते। ये वाकई सही बात है, मुझे थोड़ा साइनस का भी मसला है। बहरहाल नहीं, तो वो हम वहां पे जाता हूँ तो मैं अक्सर वो भी चीजें जो है वो वहां पे हम लेते हैं। बहरहाल एनीवे आपको गुड लक, आप भी जाइएगा जरूर जैसे ही हालात ठीक होते हैं। आजकल तो वैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक कम पीने चाहिए,
गला खराब हो जाए, बंदे को फिक्र पड़ जाती है, अल्लाह ना करेंगे कोरोना तो नहीं हो गया, और डॉक्टर के पास जाओ तो 6 मास चढ़ा के चेक करता है, बेहतर ये आजकल एहतियात ही की जाए। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। फिर वही बात, पूछने से अच्छा आपके सामने सवाल रख दिया जाए। सवाल तो आप फर फर हल कर रहे होते हैं, तड़ तड़ हल कर रहे होते हैं। वैसे ये कि तड़ तड़ बोल नहीं सकते, कमेंट्स करने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिजल्ट इनटू पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर की ऑपरेशन? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें की ऑपरेशन पे कंट्रोल वीक हो जाता है? तो आप फौरी तौर पे मुझे जवाब देंगे कमेंट्स में, मैं जरा चेक करता हूँ जी क्या जवाब आए। तो वो गलत हो गया, मैं तो उलट तरफ चल पड़ा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कमेंट्स बंद करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ गड़बड़ क्या की है। ये हाँ, आप सब बच्चों ने जो ऑप्शन लिया है मैंने देख लिया, सब बच्चों ने डी ऑप्शन लिया है और बिल्कुल ठीक लिया। एक बच्चे ने सी लिया है, उर्तुगल ने। उर्तुगल क्या हो गया यार, अच्छा खासा तो तू जा रहा था, आज गलती कर गया। तो ये स्ट्रक्चर यार डिविजनल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कीबोर्ड गलती से दब गया, सी और डी ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है जी कि डी है, ये जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इन 4 पॉइंट, मैं 1 मिनट बड़ी जरूरी बात करने जा रहा हूँ, इन 4 में अगर ज्योग्राफी की जगह डिविजनल स्ट्रक्चर लिखा होता तब भी डिविजनल भी ले सकते हैं। यानी डिविजनल और जियोग्राफिक दोनों में ये बात कॉमन है कि जो कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो ये दोनों में पाई जाता है मसला। ठीक हो गया बच्चों? अब आ जाते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरफ। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तो बड़ा आसान है, सिंपल है, इसमें तो कुछ ज्यादा बात सीखने वाली है ही नहीं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर्स का मजमुआ है। एक साइड से देखो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, दूसरी साइड से देखो तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। अब ये कहाँ लगता है? ये आमतौर पे लगता है ऐसी फर्म्स में जहां प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मेरी एक कंपनी होती है जिसके साथ मैं काम करता था, काशिफ ए खान। तो ये इनकी कंपनी थी, इसको एलीट टाउन की कंपनी कहते थे। एलीट टाउन है लाहौर में, फिरोजपुर रोड पे जाते हैं तो आगे जाके एलीट टाउन आता है। तो मैं उनके साथ काम करता था। तो उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा होता था, प्लाजा का एक प्रोजेक्ट चल रहा होता था, उसका जो है वो शॉपिंग मॉल बना रहे होते थे। एक ट्रेड सेंटर बन रहा था, और एक हम अपना इंस्टीट्यूट बना रहे थे वो लोग। और इंस्टीट्यूट बना रहे थे उसका वो लाहौर में एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के नाम से इंस्टीट्यूट है, तो वो बना रहे थे वो। तो वो सारे क्या थे? प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप देखो, जहां पॉइंट कर रहा हूँ वहां पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। मेरा पॉइंट नजर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल साइड पे है इस वक्त। तो हॉरिजॉन्टल साइड पे देखो तो ये जो, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, और उनका अकाउंटिंग, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, वो जो है वो वर्टिकली ऊपर आ जाएंगे। इस तरह एक तरफ होंगे फंक्शनल मैनेजर्स और दूसरी तरफ होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। इसलिए यहाँ पे दो काम हो रहे होंगे। कॉम्बिनेशन है ये दो चीजों का, किस किस का जी? फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। और आइडियल है फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कॉम्बिनेशन है फंक्शनल और डिवीजन का। डिवीजन लेफ्ट साइड पे है और फंक्शन ऊपर वाली साइड पे है। अब सवाल ये है कि ये दोनों मिलके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। चूंकि जहां पे एक लेयर बनती है वहां पे एक टीम बनती है। वर्टिकली देखो तो फंक्शनल टीम है, हॉरिजॉन्टली देखो तो प्रोजेक्ट टीम है। तो लिहाजा यहाँ प्रोजेक्ट और फंक्शन इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट और फंक्शन इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट और फंक्शन इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है? देखिए यहाँ मैं पढ़ भी देता हूँ, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। मैट्रिक्स रिक्वायर डील रिपोर्टिंग टू डिफरेंट मैनेजर्स। आपको दो डिफरेंट मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ सकता है। फर्ज कीजिए आप अकाउंटिंग की ही जॉब करते हैं, आपकी इंटर्नशिप चल रही है या आपकी आर्टिकलशिप चल रही है किसी ऐसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो आपको भेज दिया जाता है, फर्ज कीजिए शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट पे। तो एक तरफ शॉपिंग मॉल का जो मैनेजर है वो आपका सुपरवाइजर बन जाएगा, हेड बन जाएगा, और दूसरी तरफ फाइनेंस मैनेजर आपका हेड होगा। तो एक वक्त में आपके दो बॉसेस होंगे। और जहां इस वक्त मेरा कर्सर है, ये आपकी जॉब होगी। यहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखिए, ये कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा है। तो आपको एक तरफ रिपोर्ट करना है, ऊपर देखिए किसको रिपोर्ट करना है?
फाइनेंस मैनेजर को, और दूसरी तरफ आपको रिपोर्ट करना है, ये देखिए हॉरिजॉन्टली, देखिए इधर जहां मेरा कर्सर जा रहा है, किसको? मैनेजर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के मैनेजर को। तो आपके दो बॉसेस हो जाएंगे, ये बड़ा मसला हो जाएगा। दो बॉसेस जब भी होते हैं ना, वो दो मुल्ला में मुर्गी हराम हो जाती है, तो दो तरफ जवाब देना पड़ता है। यही मामला होता है जब बंदे की नई नई शादी होती है, एकदम दो बॉसेस हो जाते हैं, एक तरफ मदर आपकी बॉस होती है, दूसरी तरफ आपकी वाइफ। तो दोनों जो है, एक राइट मोड़ थी, एक लेफ्ट मोड़ थी, और बंदे को पता लग जाता है बेटा दुनिया आसान नहीं है। तो ये आप कह सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका फाइनेंस मैनेजर है, वो भी आपको हुक्म देगा, और दूसरी तरफ से आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, वो भी हुक्म देगा। तो ये दोनों के हुक्म आप यहाँ बैठ के जब बर्दाश्त करेंगे, तो फटा ये पड़ जाएगा किसकी माने और किसकी ना माने। जब तक तो हुक्म एक जैसे आएंगे, तब तक तो मसला कोई नहीं है, लेकिन जब हुक्म डिफरेंट आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर मसला पैदा हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए हम ये कहते हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फायदा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी है और डिविजनल भी है, एक में दो का मजा। दूसरी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कस्टमर ओरिएंटेशन में, कि एक ही वक्त में आप एक से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फंक्शन के एंगल से भी और प्रोडक्ट के एंगल से भी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि परचेज डिपार्टमेंट सारे प्रोजेक्ट का एक होगा। जैसे अब अगर आप डायग्राम पीछे जाके देखते हो, तो अगर एक परचेज डिपार्टमेंट, ये देखो जिसको आप प्रोक्योरमेंट कह रहे हो, तो सबके लिए सीमेंट इकट्ठा खरीदेगा, सबके लिए सरिया इकट्ठा खरीदेगा, सबके लिए स्टील इकट्ठा खरीदेगा, तो नतीजा ये कि आपकी कॉस्ट कम आएगी। एचआर डिपार्टमेंट सबके लिए हायरिंग इकट्ठी करेगा, एक ही इश्तहार में सबके रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज को या रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स के लिए कॉल करेगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएंगी। शेयरिंग ऑफ अक्रॉस रिसोर्सेज भी होंगे। मिसाल के तौर पे एक क्रेन है, एक दिन शॉपिंग मॉल को चाहिए था, उसको दे दिया, अगले दिन जो है वो टावर वालों को चाहिए, उनको दे दिया, फिर वो जरूरत पड़ गई टाउन डेवलपमेंट में, वहां ले गए। तो जनाब एक ही क्रेन चार जगह यूज हो रहा है, रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे। इसी तरह एक इंटीरियर डिजाइनर है, या एक जो है सिविल डिजाइनर है, सिविल इंजीनियर है, तो हम उसको मैपिंग करने के लिए एक दफा एक जगह भेज देते हैं, वो मुकम्मल हो गया, दूसरी जगह भेज देते हैं, इस तरह रिसोर्सेज अक्रॉस शेयर हो जाते हैं। इनकरेज करते हैं टीम वर्क को। यहाँ टीम वर्क और नेटवर्क का ही तो जमाना है, कि अगर वर्टिकली देखो तो फंक्शन की टीम है, हॉरिजॉन्टली देखो तो प्रोजेक्ट की टीम है, तो लिहाजा ये टीम वर्क को इनकरेज करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। तो देखिए इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स हैं, उसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज को अगर आप बात करते हो, तो मैं अगर सबसे पहला जो ड्रॉबैक देखता हूँ, वो ये है कि ड्यूल कमांड एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने अभी कहा कि दो बॉसेस हैं, एक फंक्शन का बॉस है और एक प्रोडक्ट का बॉस है, तो दो बॉसेस को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ औक़ात आप फंस जाते हैं, इससे कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड पैदा होती है बंदे के जहन में, कि यार इसकी बात मानूंगा, उसकी बात मानूंगा, किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। दूसरा मसला ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, तो सीईओ को बार बार टाइम निकालना पड़ेगा इनकी सुलह सफाई के लिए। तीसरी तरफ मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंक्शंस एंड प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। फंक्शनल मैनेजर अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं, और डिविजनल मैनेजर अपने आप को करना चाहते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी भी है कि वेयर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैन कॉज डिफिकल्टी इन लाइंस ऑफ कंट्रोल, these may be cause ambiguous and conflict which with each other, एक दूसरे साथ जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। टीम मेंबर में बी आंसरेबल टू प्रोडक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल हेड। फंक्शनल हेड को भी जवाब देना है, मैनेजर को भी जवाब देना है, जो प्रोडक्ट मैनेजर है। तो दो जिन्हों को जवाब देने में एक कॉज करेगा कंफ्यूजन और स्ट्रेस। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग्स में बी रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजल्टिंग हायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, के बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, के लिए बड़ी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब दुनिया में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, आप मेरे से अगर पूछें, तो मैं आपको सिंपल ये जवाब दूंगा कि दुनिया में जो स्ट्रक्चर यूज होता है, आम तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर यूज नहीं होता, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यूज होते हैं या मर्ज कर लिया जाता है, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। कि फाइनेंस आमतौर पे सेंट्रलाइज रखा जाता है, और फाइनेंस हेड एक ही रखा जाता है, और बाकी सबको उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ चाहता है कि फाइनेंस जब तक मेरे कंट्रोल में है, सब मेरे
कंट्रोल में है, तो इसलिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा चलते हैं। मैट्रिक्स और हाइब्रिड स्ट्रक्चर आज के कामयाब स्ट्रक्चर है। एनीवे, सवाल जी, सवाल करते हैं, उससे हमकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेक हो जाएगी। तो सवाल आपके सामने रखता हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, क्या? Test your understanding. Consider the following statement under the functional structure. Each department operate as a strategic business unit. No, strategic business unit जो है वो divisional में होते हैं, functional में नहीं होते। ये बात गलत है, तो एक बात आपकी गलत हो गई। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर विल इनेबल रैपिड डिसीजन मेकिंग, बहुत गलत बात की है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में अभी बात की है, मीटिंग कर करके दिमाग खराब हो जाता है फैसले करवाने के लिए। दोनों स्टेटमेंट गलत है, लिहाजा डी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आपको। अगली, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। M Public is a large company that operate in country G. It manufactures several different products, each of which is highly complex, extremely specialized. Its sales have grown significantly over the last several years, with each of its product producing roughly equal amount of M's over all revenue. एक large company है, manufacture करती several different product, और complexity है, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होगी याद रखना है, वहां हम डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं देंगे हमेशा जो है। सॉरी, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने होंगे, वहां हम कौन सा स्ट्रक्चर देंगे? वहां हम हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर देंगे। चूंकि देखिए, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, और जब प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे तो हमें डिविजनल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। एक तरफ जूते बनाने, एक तरफ गाड़ी बनानी, एक तरफ जनरेटर बनाना है। तो फिर ऐसी सूरत में हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा डिविजनल स्ट्रक्चर। नाइन्थ क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बेस्ट प्लेस टू एड्रेस द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर कोऑर्डिनेशन करना हो तो कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है? और आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नेटवर्किंग के लिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा यूज होता है? आप सब बच्चे जानते हैं, वो है आपका, शाबाश, कौन सा नेटवर्किंग के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे हम? डेट इज सी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, फरवा ने सही बताया। तो सी है, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ। सो दिस इज जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब आ गया आपका 10th सवाल। टर्म नेटवर्किंग, नेटवर्किंग और टीम की नेटवर्क कहाँ यूज होती है? शाबाश, टीम की टर्म किसमें यूज होती है? जल्दी से बताना है। नेटवर्क और टीम मोस्ट एसोसिएटेड किस स्ट्रक्चर के साथ होते हैं? तो नेटवर्क और टीम मोस्ट एसोसिएट होते हैं, बिल्कुल सही, सी, मैट्रिक्स के साथ वाबस्ता है। जहां नेटवर्क का नाम आए, आपके सामने टीम्स का नाम आए, हमेशा याद रखना है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात हो रही है जी। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड, ओवरऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली, कहाँ पे बंदा डबल माइंडेड होता है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी बात मानूं, इसकी बात मानूं, ये किस चीज का डिसएडवांटेज है ये हमें बताना है। कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मोस्ट लाइकली टू बी द डिसएडवांटेज। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे या यहाँ एड्रेस करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि आपके लिए जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड पैदा होती है कि मैं ए बॉस की बात मानूं या बी बॉस की बात मानूं, इनकी बात सुनी जाए या उनकी बात सुनी जाए। ये आमतौर पे किसमें होता है? शाबाश, आपके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में होता है। कायनात ने ठीक बताया है, सना ने सही बताया है, फसीउल्लाह ने सही बताया है, तो ये बच्चे ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। तहरीम ने सही बताया है, ठीक है जी। ऑनर 8C, मंसूर अंसारी, आमना सदाकत, मोइज खान, परवा, फसीउल्लाह, सना जावेद, हाँ जी, रहीला बतूल, गुड बच्चों, तो इन्होंने जवाबात दिए हैं। थैंक यू फॉर योर एंटिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे आके हमारा ये काम मुकम्मल हो जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का। अगला काम जो हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है अब स्पैन ऑफ कंट्रोल के, एक सुपरवाइजर के अंडर कितने वर्कर होने चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि एक सुपरवाइजर के अंडर कितने वर्कर हो सकते हैं, तो दो जवाब आते हैं। एक तो जवाब आ सकता है कि थोड़े वर्कर होने चाहिए, और एक जवाब आ सकता है कि ज्यादा वर्कर होने चाहिए। लेकिन हम सम अप करते हुए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा है,
डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर पढ़ा है और मैट्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। पहली बात तो ये है कि आज पहला दफा मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई है? शाबाश, सब बच्चे बताएंगे। जी शाबाश। आज के लिए इतना काफी है। और यार आप मशवरे ना दिया करो, यासिर तो डीन थोड़ी लगा हुआ है, हमारा स्टूडेंट है। उर्तगल यस कह रहे हैं, कायनात भी कह रही है, बिल्कुल सही। अच्छा, मोइज भी कह रहे हैं, सना भी कह रही है, अरीबा भी कह रही है, मोहसिन भी कह रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। ऑनर बीसी 90% दे रहे हैं यार, 100% दिया करो, 10% कंजूस बड़े हो यार आप। अच्छा, यासिर कह रहा है सर लेक्चर एक्सीलेंट था, एक्सेप्शनल भी कहा है एक बच्चे ने, फरमान ने एक्सेप्शनल कहा। ठीक है, तो ये 90% क्यों दे रहा है? ऑनर नाम भी नहीं सही लिखा और कंजूस भी ऊपर से फीडबैक भी नहीं सही देता। सना ने दिए 150%। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कायनात दे रही है हमें ऑल क्लियर। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, वाइंड अप करने की एक वजह यह है कि मैं अगला टॉपिक जो लेता हूं तो मुझे उसके लिए जरा ज्यादा टाइम चाहिए, उसकी तमहीद बांधने के लिए, उसे समझाने के लिए। तो जब तक मैं नेट ऑन करूंगा, बाकी चीजों को मैच करूंगा, तो वहां पे जरा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाएगा। खुशनूद ने 110% दिए, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, शुक्रिया आपकी ज्वाइनिंग का। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। आज मैं 10 एक मिनट पहले वाइंड अप कर रहा हूँ। होप के चूंकि काम मैंने वाइंड अप कर लिया है, तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।